नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़ गए हैं। भारतीय बाजार के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट डे है, मंथली एक्सपायरी का दिन, और आज एक्शन पैक दिन रहने वाला है क्योंकि ढेर सारे इवेंट्स हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद पैन आउट होते दिखे और काफी सारे इवेंट्स हैं जो कि आज के सत्र में भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही रिजल्ट हैवी डे भी है। तो ये सारी की सारी चीजों को भारतीय बाजार को डाइजेस्ट करना है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। आने वाले 2.5 घंटे काफी एक्शन पैक रहने वाले हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दें कि इवेंट स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस ढेर सारे हैं। बाजार के 4 बड़े ट्रिगर्स से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 73 अंकों की मजबूती के साथ इंप्लाइड ओपन के सेंटिमेंट्स फिलहाल देखने को मिले हैं, लेकिन साथ साथ डाउ फ्यूचर्स में भी 500 अंकों का उछाल है। ट्रंप के टैरिफ पर यूएस कोर्ट से जो फैसला आया है, उस फैसले से यूएस के मार्केट्स में एक चढ़ देखने को मिला और फैसले के खिलाफ ट्रंप सरकार जो है वो वापस कोर्ट पहुंची है। तो यहां पर एक्शन रिएक्शन का सिलसिला जिसको विस्तार से आगे समझने की कोशिश होगी। इस बीच गिफ्ट निफ्टी में 80 अंकों के आसपास की मजबूती है और कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट के हाल पर भी लगातार हमारा फोकस है। $65 प्रति बैरल के आसपास क्रूड में कामकाज देखने को मिल रहा है और साथ ही सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की चमक हल्की फीकी पड़ती हुई जरूर नजर आई है। वायदा बाजार की अगर बात करें, एफआईएस डीआईएस के एक्शन की अगर बात करें, कैश मार्केट में तो एफआईएस की 4,663 करोड़ की खरीदारी है, लेकिन ऑल इन ऑल एफआईएस डीआईएस का एक्शन आगे विस्तार से चंद मिनटों में आपके सामने और साथ ही स्ट्रैटेजी हम लेकर आएंगे। साथ ही अप्रैल आईआईपी के डेटा आए हैं और ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ी है, 2.7% पर देखने को मिले आईआईपी डेटा। सो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन यहां से भी असर आता दिखेगा एंड साथ साथ जहां नतीजे आ रहे हैं, जहां मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, उसका इंपैक्ट भी। टाटा केमिकल्स, इंटरग्लोब एविएशन के टॉप मैनेजमेंट्स में बदलाव और इन बदलाव का असर आज दोनों स्क्रिप्ट्स पर कैसा पड़ेगा, इस पर बातचीत होगी। तो ग्लोबल सेटअप, एफआईएस डीआईएस का एक्शन और रिजल्ट स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक खबरों का सिलसिला, ये सारी की सारी चीजें और मंथली एक्सपायरी को भी देखना है आज हमें। तो ढेर सारे एक्शन हैं और सबसे बड़ा एक्शन अमेरिका में हो रहा है क्योंकि वहां पर फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट्स को खारिज कर दिया और उसे बताया कि असंवैधानिक फैसले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या कुछ हुआ अमेरिका में, ग्लोबल बाजार आज सुबह कैसे हैं और किस तरह से क्यों लेते हुए दिखेंगे हमारे घरेलू बाजार, ये समझते हैं। मानसी बताइए, ग्लोबल सेटअप कैसा दिख रहा है? हेडलाइंस तो ऐसा लग रहा है कि नहीं चीजें ठीक हो रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए, ग्लोबल सेटअप अच्छा है और आपको याद होगा 2 अप्रैल को जब रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए थे अक्रॉस द ग्लोब, ऐसे कोई मार्केट नहीं थे जिसमें उथल पुथल नहीं मची थी। अब वहां से ये जो ताजा खबर आती हुई दिखी है, ट्रंप के टैरिफ के फैसले पर यूएस के कोर्ट की तरफ से जो झटका मिला है, उसका इंपैक्ट और यूएस के मार्केट्स भी चेयर कर रहे हैं इनफैक्ट, और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स और उनका नतीजों का सिलसिला तो है ही, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को झटका लगा है क्योंकि यूएस के ट्रेड कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे वो अवैध थे और गैर कानूनी थे। इसके साथ और भी कई सारी चीजें, कई सारी बातचीत फेडरल कोर्ट की तरफ से आती हुई दिखी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों का पालन नहीं किया और अधिकारों का इनफैक्ट गैर इस्तेमाल करते हुए ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और संसद में सभी की कह सकते हैं कि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं उनसे बातचीत किए बिना ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाए थे। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में 3 जजेस के पैनल ने फैसला सुनाया है और जब ये फैसला है उसके ठीक बाद डेवलपमेंटल तौर पर यूएस के मार्केट्स में इंपैक्ट देखना शुरू हो चुका। इंपोर्ट पर निर्भर 5 यूएस कंपनियों ने कोर्ट में मुकदमा किया था। सो कई सारे रिएक्शंस थे रेसिप्रोकल टैरिफ के ठीक बाद। कंट्रीज ही नहीं, यूएस इनसाइड यूएस भी काफी सारी रिएक्शन और एक्शन होते हुए दिखे, काफी सारे मतभेद भी थे। इनफैक्ट पिछले दिनों ये भी कहना था कि जानकारों का ये मानना है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए यूएस की इकोनॉमी के लिए एक इम्पैक्ट कर जाएंगे। सो ये सारी की सारी चीजें थी और उसका एक फैसला निकल कर आना ही था जो निकल कर आया है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट से ज्यादा फैसले लिए गए और टैरिफ लागू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली थी, संसद में मंजूरी नहीं ली थी और अपने आप ही ये सारे के सारे रेसिप्रोकल टैरिफ ये सारे ऐलान कर दिए थे और नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी बताते हुए खुद टैरिफ का फैसला लिया था, ये
कहना है यूएस की ट्रेड कोर्ट का। लेकिन इतना ही नहीं, जब यूएस की ट्रेड कोर्ट ने ये बात कही तो उसके सामने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसले को फिलहाल चुनौती भी दी है। तुरंत प्रभाव से ट्रंप प्रशासन ने फेडरल कोर्ट को इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि बाकी देशों के टैरिफ से यूएस का डेफिसिट लगातार बढ़ा है। इसमें कुछ देसाई जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उन्होंने भी कई सारी चीजें, कई सारी बातचीत रखी। उनका ये कहना है कि बढ़ते डेफिसिट से यूएस में राष्ट्रीय आपदा जैसे हालात हुए थे। काफी सारी बातचीत, काफी सारे एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फैसले को चुनौती भी दी है। अमेरिकी समाज को नुकसान पहुंचा, हमारे वर्कर्स के लिए मुश्किल थी, ये कहना था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सारी चीजों का हवाला देते हुए उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ को सही बताया जरूर है। अब इस मामले पर आगे बातचीत जरूर होगी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट सबसे पहली बात तो यह है कि इसका इंपैक्ट जो है यूएस के मार्केट्स में पड़ता हुआ दिखा। बीती रात अगर आप देखिए यूएस के मार्केट स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फ्यूचर्स में तो उछाल हमने देखा ही था। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स 500 अंकों की मजबूती, नैस्डैक फ्यूचर्स और साथ ही इंडेक्स वाइज अगर देखेंगे डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में हमने हल्की फुल्की से एक्शन देखे। भले ही बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं नजर आया, लेकिन फ्यूचर्स के उछाल को जरूर हमें याद रखना चाहिए। एशियाई बाजार की ठीक ठाक शुरुआत होती हुई इस वक्त नजर आ रही है और इस वक्त अगर आप देखेंगे कच्चे तेल की चाल, बुलियन मार्केट, ये सारी चीजों पर भी नजर रखनी चाहिए। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से करीब देखिए हम जब शुरुआत कर रहे थे 50-60 अंकों की मजबूती, 72 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिला है। जापान के मार्केट्स ठीक ठाक है, हांगकांग, चीन में हरे निशान के साथ कामकाज दिख रहा है और साथ ही ओपेक प्लस मेंबर्स के उत्पादन कोटा में बदलाव नहीं करने के फैसले से इंपैक्ट आ रहा है कच्चे तेल की चाल पर। सो ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स है जिस पर नजर रखनी है और टैरिफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ये डेवलपमेंट्स कहां तक जाते हैं और इसका इंपैक्ट कहां तक पड़ता है, इस पर नजर जरूर रखनी होगी। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट का इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोब दिखा था, तो अब उस अनाउंसमेंट पर जब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं तो अक्रॉस द ग्लोब सेंटिमेंट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं, इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि ग्लोबल फ्रंट पर ठीक ठाक माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। 75 अंकों की मजबूती के साथ गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन फिलहाल आप देख पाएंगे। लेकिन भारतीय बाजार के ही सेटअप की अगर बात करें, अभिषेक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं भारी उठापटक के बीच बाजार कामकाज कर रहे हैं। 24,752 के लेवल्स पर कल हम लोग लिटरली कह रहे थे कि दिशाहीन है मार्केट, डायरेक्शनलेस है, दोनों तरफ की चाल चलने की कोशिश करें और कंफ्यूजन है मार्केट्स में भी और कंफ्यूजन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी पैदा हो रहा है। एफआईएस की तरफ से कैश में तो खरीदारी के आंकड़े आए हैं, लेकिन ऑल इन ऑल एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा नजर आता है? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका में बड़ा दिलचस्प ये चीज़ हुई है और छोटे छोटे कारोबारी हैं, उन्होंने मुकदमा किया था ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ। एक न्यूयॉर्क की वाइन इंपोर्टर कंपनी है, एक वर्जीनिया की एजुकेशनल किट मेकर कंपनी है, उन्होंने मुकदमा दायर किया। उसके बाद ये डिसीजन आया है। तो कह सकते हैं कि देखिए, लोकतंत्र की कहीं जीत होती है। जहां लोकतंत्र होते हैं इस तरह के फैसले निकल के आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से ये फैसला आज बाजारों को सपोर्ट करने वाला है। हालांकि ट्रंप के रुख में क्या कोई बदलाव आ जाएगा? क्या ट्रंप इसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं? इस बात की के आसार कम हैं। ट्रंप लड़ेंगे। ट्रंप प्रशासन जैसा कि आप बता रही हैं, कुछ देसाई हैं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी है। अब होगा क्या? देखिए, 90 दिनों की मोहलत तो ट्रंप ने वैसे भी दी है। 10% के अगर हम बेसलाइन टैरिफ को अगर हटा दें तो 90 दिनों की मोहलत दी गई थी। तो ऑलरेडी थोड़े से झुकने के संकेत तो ट्रंप ने दे दिए थे। अब ये कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन किया है उनके डिसीजंस पे, क्या ट्रंप का फिर से रवैया थोड़ा अड़ियल होगा? इस बात की आशंका बढ़ गई है। देखिए, ट्रंप के व्यवहार को लेकर, उनके एक्शन को लेकर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे पता नहीं। तो ये फिलहाल आपको राहत दिख रही है, बट कितनी राहत है, कब तक राहत रहेगी पता नहीं। 45 डेज और बचे हैं जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जो ट्रंप ने फैसला लिया था, फिर इसको राहत दी है तमाम देशों को 90 दिन की। तो देखते हैं। लेकिन यह है कि हाँ, दुनिया भर के बाजारों के लिए राहत की चीज़ ज़रूर है। कहीं न कहीं ट्रंप पर प्रेशर ज़रूर बनेगा। ट्रंप पर प्रेशर ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गया है, तभी वो झुके भी थे। और हमने देखा कि कल एक और डिसीजन हुआ है कि डोजी के चीफ थे इलॉन मस्क, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ट्रंप का उन्होंने थैंक यू कहा है और कहा कि जो मकसद था खर्चों को घटाने का अमेरिकी सरकार का, उसमें काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं वो।
तो देखते हैं, लेकिन ये कि है अमेरिकी लोग वहां की जो कारोबारी हैं इस डिसीजन से खुश होंगे और सेंटिमेंट के तौर पर इसने काफी इंप्रूव करने का काम किया है। भारतीय अगर बाजारों की बात करें तो निश्चित तौर पर 2 दिन थोड़े से कमजोरी वाले रहे हैं। कल का सत्र जो रहा है भारतीय बाजार में हमने देखा कि 24,700 के लेवल को जो कि सपोर्ट लेवल था उसको बचाने का काम जरूर किया है। एफआईएस के आंकड़े अच्छे आए हैं, लेकिन इन आंकड़ों में आपको ध्यान रखना होगा कि कल आईटीसी की बीएटी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको वाली ब्लॉक डील भी थी, उसका पोर्शन भी होगा। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बस उत्साहित इस चीज को लेकर होइए कि 4 दिन से ऐसे कोई डिटरेशन नहीं आया है। 4 दिन से लगातार आपको बाइंग का ट्रेंड दिखा है। छोटी छोटी बाइंग हुई है, 1700 करोड़ की, 300 करोड़ की, 400 करोड़ की, इस तरह की बाइंग के फिगर आए हैं। तो उस मोर्चे पर ठीक है, घरेलू फंड्स अच्छे से सपोर्ट करने का बाजार को काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि 7 दिन लगातार बाइंग हुई है, तो उनकी तरफ से कन्विक्शन बाजार में बढ़ रहा है और ये बढ़ना अच्छा संकेत है भारतीय बाजार के लिए। 2 दिन में करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है डोमेस्टिक फंड्स ने। परसों के सत्र में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई थी। कल हमने देखा कि बाइंग हुई है करीब 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये चीज अच्छी है। एक चीज और हो सकती है बाजार में, देखिए एफआईज जो हैं अभी भी 71% शॉर्ट हैं। क्या वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे? क्या ऐसा मतलब बाजार के टेक्सचर में कोई परिवर्तन दिख रहा है? ये परिवर्तन तब होगा जब निफ्टी बैक टू बैक 2-3 सत्र की अच्छी तेजी दिखाए और 25,000 के ऊपर निकले या फिर 24,950 से 25,000 की रेंज में जाए, तब जाकर लगेगा कि हाँ कुछ उनके मूड में कुछ परिवर्तन होगा। गुंजाइश तो है कि शॉर्ट कवरिंग यहां से बाजार को सपोर्ट दे दे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट करना होगा। आज ये गैप के साथ जो बाजार खुलने के संकेत दे रहा है, मुझे ये लगता है कि गैप के अगर ये इतना ही अगर गैप के साथ खुले तब तो ठीक है, 50-80 पॉइंट अगर ऊपर खुले तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 150 पॉइंट अगर ऊपर खुल जाता है निफ्टी, तो फिर शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जिनको नया ट्रेड लेना हो फिर से उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग जो तेजी वाले हैं उनके लिए तो फिर अच्छी बात हो जाएगी। तो देखते हैं कि किस तरह की आज ओपनिंग होती है। संकेत वैसे ठीक ठाक हैं और मैं रोलओवर की डेटा भी चेक कर रहा था। निफ्टी के जो रोलओवर हैं करीब 70% के आसपास के हैं। जो औसत रोलओवर पिछले 4 महीने के रहे हैं 80% के आसपास के रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का दिन बचा है और ये रोलओवर के आंकड़े फिर से हम वही देखेंगे। निफ्टी बैंक में भी रोलओवर ठीक ठाक है, 65% के आसपास के रोलओवर कल के सत्र तक रहे हैं। एक चीज चिंता बाजार के लिए है और वो है इंडिया विक्स। कल हालांकि हमने 3-4 सत्र के लगातार हमने मजबूती देख रहे थे इंडिया विक्स में, उसमें थोड़ा क्रैक जरूर आया है। 18 के ऊपर अभी भी है। उम्मीद करके चलेंगे कि ये विक्स नीचे आए और अगर 16 साढ़े 16 के रेंज में आता है तो बाजार को और सपोर्ट देने का काम करेगा। तो आज ओवरऑल अगर हम सेटअप की बात करें तो वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है मानसी। और अगर आप एफआईज के अगर आंकड़ों को देखेंगे तो कैश में तो बाइंग हुई है 4,600 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 3,800 करोड़ रुपए की सेलिंग है, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया पूरी तरह से। अगर आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शंस में 98,000 की वो पोजीशन तो खैर अनवाइंड होगी, 98,000 की भारी भरकम वहां पर हमने कल की सत्र में सेलिंग देखी है। लेकिन ओवरऑल माहौल आज ठीक है और उम्मीद करके चलेंगे कि ये टैरिफ का जो टेरर बाजार में जो पैदा हुआ था, जो झटका बाजार को मिला था, बाजार उससे थोड़ा सा आगे उभरने की कोशिश करेंगे। किसी एक्सपर्ट को आगे जोड़ेंगे भी और उनसे भी समझेंगे कि अमेरिका में अब कौन से सिनेरियोज यहां से पॉसिबल होते दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग शरद। सबसे पहले अभिषेक पूछना था कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स रहेंगे। अभिषेक, एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ जाएगा। अब ये रिस्क ऑन सेंटिमेंट की बात अगर हम करें तो दर्शकों को बता दें कि गोल्ड में जो थोड़ी गिरावट आ रही है और थोड़ी देर पहले अभिषेक ने बताया भी कि यूएस ट्रेड कोर्ट जो ट्रम्प के अगेंस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ किया है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो जाता है। एशियाई बाजार में अच्छी सेटअप आई है, यूएस बेंचमार्क फ्यूचर्स में अच्छी मोमेंटम आई है। खास करके आईटी स्टॉक्स को ज़रूर नज़र में रखिएगा। क्या पता येन या स्विस फ्रैंक जो सेफ हेवन एसेट्स होते हैं इन पे जो है आप विंडिंग ट्रेड देख सकते हैं। तो इसका बेटर इम्पैक्ट यही होगा कि इमर्जिंग मार्केट्स, क्रिप्टो, खास करके इंडिया, इस मार्केट में भी जो है आप मैक्रो फंडामेंटली फ्लोज देख सकते हैं। ऑफकोर्स आज आखिरी दिन है तो एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, बट याद रखिए डॉलर और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़रूर दिखा रहा है। बट अभी रिस्क ऑन सेंटिमेंट जो है बाय थ्योरेटिकल डेफिनेशन और फंडामेंटली भी आपको दिखने मिल रहा है। तो अभिषेक, रिस्क ऑन सेंटिमेंट तो रहेगा ही। ऑफकोर्स बाजार की वॉलिटिलिटी एक्सपायरी भी रहेगी। तो निफ्टी कैसे सेटअप बन रहा है ज़रा बताएं। शरद, कल अगर हम निफ्टी की बात करें तो कल एक रेंज का ही कारोबार हुआ था। करीब 100-125 अंकों के आसपास की रेंज थी निफ्टी में।
आज हो ये सकता है, देखिए कल कितने निफ्टी ने 70-75 अंकों के आसपास गंवाए हैं और गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है कि 75 अंकों पर खुलेगा, तो कल की हो सकता है कि जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई बाजार कर ले। यहाँ से अगर मान लीजिए 24,800 से 24,850 की रेंज में अगर निफ्टी मान लीजिए खुलता है तो मुझे लगता है कि एक ट्रेड लिया जा सकता है, ज़्यादा नहीं लेकिन 100-150 अंकों के लिए एक ट्रेड निफ्टी में लिया जा सकता है। लेकिन सपोर्ट लेवल की अगर बात करें शरद, तो सपोर्ट लेवल आज भी निफ्टी के लिए वही 24,700 वाले ही रहेंगे। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 25,000 पर, और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। आप थोड़ी वोलेटिलिटी मान के चलिए कि आज थोड़ा माहौल आज फिर से बाजार में वोलेटाइल रहेगा, लेकिन अगर 25,200 के ऊपर निकलेगा तो फिर बाजार के लिए एक नई तेजी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी पूरी तरह से रेंज में फंसा हुआ है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी इस महीने 6 बार इंट्राडे में 25,000 के ऊपर निकला है, लेकिन उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और सस्टेन नहीं करने के पीछे प्रॉब्लम यह है ना कि देखिए अपने फ्यूल नहीं है। ये अमेरिका से हो सकता है कि संकेत आ गए हैं आज के लिए, तो आज भर के लिए ये काम करें, लेकिन कोई उतने बड़े भी ये रोबस्ट संकेत नहीं है। आपको अल्टीमेटली अपनी चीजों पर चलना होगा। तो हमारे यहाँ थोड़े से अर्निंग का उतना सपोर्ट बाजार को मिला नहीं। वैल्यूएशन वाली चीजें फिर से फोर फ्रंट पर आ रही हैं कि अच्छा वो परेशान करेंगी। यहां से सेंटिमेंट और बूस्ट होगा शरद, जब हम देखेंगे कि 6 जून की जो पॉलिसी आरबीआई की, वहां पर रेट कट होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि चौथाई बेसिस पॉइंट ही नहीं बल्कि चौथाई परसेंट नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट की भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर दे। तो देखना होगा वो कैसा होता है। एक आंकड़ा थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव है, वो है कि जो आईआईपी के जो आंकड़े आए हैं वो आगे हैं 8 महीने के निचले स्तर पर 2.7 की परसेंट की 7 की वो रीडिंग आई है। तो थोड़ा सा वो न्यूट्रल साइड पर है, मतलब इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को लेकर एक छोटा सा सवाल ये जरूर पोज करता है। तो आज अगर शॉर्ट कवरिंग अगर होती है, अगर वो कंडीशनल है, अगर हुई तो बाजार में हम थोड़ी सी बड़ी तेजी देखेंगे और हो सकता है कि निफ्टी आपको फिर से आज 25,000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखे। लेकिन असली जो मोमेंटम बिल्ड होगा वो 25,000 का स्तर पार होने के बाद ही बिल्ड होगा, और जो नए ट्रेडर हैं उनको उसके ऊपर ही अपनी अब नई पोजीशन बनाने की सलाह होगी शरद आज के सत्र में। विषय का निफ्टी बैंक पे जो है ऑफ कोर्स डाइवर्जेंस देखने मिल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके ज़्यादा वेटेज भी रहते हैं। निफ्टी बैंक की अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स 55,000 टू 56,000 पे जो है नज़र रहने वाली है। अभिषेक, निफ्टी बैंक कैसे पैन आउट हो रहा है? ऑफ कोर्स आज वॉलेटिलिटी और ज़्यादा देखने मिल सकता है निफ्टी बैंक स्पेस में निफ्टी के अगेंस्ट। यहाँ पे देखें तो 55,400 लेवल्स पे कल बंद हुआ था, ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही था। यहाँ पे क्या सेटिंग होता है, ज़रा बताएं क्या सेटअप रहेगा? शरद, निफ्टी बैंक कल 54,400 के आसपास की, हम 55,400 के आसपास की हमने क्लोजिंग देखी है। कल काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा, और आप सही कह रहे हैं कि ये आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में डाइवर्जेंस के चलते हमने ये वोलेटिलिटी वाला माहौल कल के सत्र में देखा है। देखिए, अगर मान लीजिए दोनों बैंक, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर 1% दोनों अगर चल जाए ना, तो ये तय हो जाता है ऑलमोस्ट कि नहीं, निफ्टी बैंक में 400 से 500 अंकों के आसपास की तेजी दिख जाएगी। 12 शेयरों का इंडेक्स है और 12 शेयरों में 55% के आसपास का वेटेज इन दोनों शेयरों का है, तो इन पर काफी ज्यादा दारोमदार हो जाता है। आज मतलब अगर निफ्टी अगर 70 अंक 80 अंक ऊपर खुल रहा है तो आप मान के चलिए कि 250-250 अंक निफ्टी बैंक भी ऊपर खुलने की ताकत रखता है। तो जो ओपनिंग हो सकता है कि 55,600-700 के रेंज में हो। एक छोटा मौका निफ्टी बैंक में भी बन सकता है, लेकिन यही है कि अभी इसकी रेंज भी काफी डिफाइंड है। 55,000 पर निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करिए तो 56,000 पर रेजिस्टेंस है। 56,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई का लेवल भी है। अगर वो पार कर लेता है अगर निफ्टी बैंक, तो निश्चित तौर पर हम 1,500-2,000 पॉइंट की अच्छी रैली देखेंगे, और सामने एक अच्छा ट्रिगर खड़ा है निफ्टी बैंक के लिए, आरबीआई की पॉलिसी। हालांकि होता क्या है कि जब हम पॉलिसी के नजदीक जाते हैं तो अगर 0.25% अगर कटौती की उम्मीद है, अगर वो डिस्काउंटेड अगर हो गया भाव में तो अलग बात है। अगर आधे % का रेट कट आ गया तो माहौल थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। तो यहां से
ट्रिगर्स हैं निफ्टी बैंक के लिए और थोड़े से हाल फिलहाल थोड़े से म्यूटेड रिस्पांस रहा है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक ने अगर सपोर्ट करने का काम किया, आज अगर थोड़ा सा फ्रंट सीट पर आया अगर एचडीएफसी बैंक, तो आप बड़ी तेजी देखेंगे और हो सकता है कि आज में ही आप 56,000 के आसपास के कदम बढ़ा भी दें। तो रेंज यही है, इस रेंज के ऊपर ही आपको कोई नया सौदा लेना है। 56,000 के ऊपर जब अगर निफ्टी बैंक जाता है तो बड़ी तेजी की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, निफ्टी बैंक का सेटअप जो है अभिषेक ने बताया। लेकिन चलिए हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। दिन के पहले गेस्ट शरण लिलानी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट है। और शरण, आपको पहले बधाई दूंगा कि ऑफकोर्स आपने 2 अहम कॉल दिए थे आईपीएफ स्पेस में, एजिस वोपैक और लीला होटल्स यानी कि बैंगलोर श्लॉस का। और रिटेल का सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो वीक साइड में देखने मिली। ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशंस आए थे टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे कल, लेकिन आपने तो सही पकड़ा, दोनों अवॉइड कॉल्स थे और दोनों में ही इम्पैक्ट देखा और रिटेल ने जो है इस बात को सराहा भी। शरण, गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सही कह रहे हैं शरद, वैल्यूएशन तो क्लियरली सेंसिबल नहीं थे रिटेल के लिए। आप 5 साल आगे तक कोई कंपनी में रिटेलर के लिए कोई ग्रोथ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तो रिटेलर कहाँ पैसा डालेगा। और एजीज वोपैक की वैल्यूएशन आप देखें 200 टाइम्स, 230 टाइम्स, फ्यूचर में देखें 4 साल आगे 100 टाइम्स। तो एक रिटेलर ये वैल्यूएशन पे कभी एक्साइट होके पैसे नहीं डालेगा। लीला की बात करें तो कोई ग्रोथ नहीं, 5 साल में 3% 4% की ग्रोथ, तो कहाँ आप पैसे डालेंगे। आप कहाँ से अपने जमा किए पूंजी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिटर्न चाहते हैं, वो रिटर्न भी कैसे पाएंगे आप। इसके लिए मेरे को तो काफी अच्छा लगा रिटेल ने कम ही इन्वेस्ट किया है। और ये टोटली एक देखा जाए तो ओनली इंस्टीट्यूशनल आईपीओ कहा जाएगा। आप एंकर इन्वेस्टर देखिए और जो इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया, बेसिकली रिटेल की तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं ओवरऑल कंपनी में। तो ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल आईपीओ था और उन्होंने अप्लाई किया है। उनकी इन्वेस्टमेंट पीरियड वैसे भी काफी लॉन्ग टर्म रहती है, वो आगे चल के 10 साल भी स्टॉक में बने रह सकते हैं और वो रिटेलर के लिए सेंसिबल नहीं था। निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स आज क्या रहेंगे? ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यू सजेस्ट तो एक पॉजिटिव स्टार्ट कर रहे हैं और अब आज एक्सपायरी भी है, एक्सपेक्टेशंस की कवरिंग्स देखने मिल सकती है बहुत सारे सेगमेंट में, शॉर्ट कवरिंग्स। तो निफ्टी बैंक का क्या प्लेसमेंट लग रहा है करंट लेवल्स पे? तो निफ्टी आप देखें तो उन्होंने एक क्लियरली रेजिस्टेंस बना दी है 25,100 के लेवल्स पे। और आप शरद एक देखिए तो कोई लॉन्ग टर्म ट्रिगर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी एक मार्केट एक ट्रिगर के लिए रुका हुआ है, जो बोल सकते हैं आप आरबीआई पॉलिसी या ट्रम्प के टैरिफ पे क्लैरिटी आ जाए। आज रोज देखे एक दिन टैरिफ लगता है, फिर वो पोस्टपोन होता है, फिर वहां का गवर्नमेंट उसे कैंसिल करता है। तो इसमें हमारे मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। तो 25,100 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली आज आप गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, मगर 25,100 लेवल्स पे वो क्रॉस करते हुए नहीं दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएटली 24,700 का सपोर्ट है। और अगर वो आपको टूटते हुए दिखता है तो आपको काफी फास्ट 200-250 पॉइंट की करेक्शन दिखाई देगी। और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,500 के लेवल्स पे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी भी सिमिलर लाइंस पे चल रहा है। 56,000 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। आज मुझे लग रहा है गैप अप खुलते हुए 56,000 आपको लेवल दिख सकता है और उसे पार करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी काफी क्लोज आ गई है। मेरे हिसाब से 6 जून को है। एक बार पॉलिसी के आते हुए आपको एक नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड पे दिख सकता है बैंक निफ्टी में। अभी 1,000 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेट करेगा 55,000 से 56,000 के लेवल्स में। ठीक है, तो एग्जैक्टली मतलब जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस हमने आपको बताए थे, शरण का भी मानना है कि वही सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए काम करेगा और निफ्टी के लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा 24,700 का और निफ्टी बैंक 55,000 से लेकर 56,000 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा। इवेंट सामने खड़ा है, उसके बाद कोई अलग तरह का मूव आएगा। शरण, गुड मॉर्निंग। अभिषेक हियर। गुड मॉर्निंग। जरा अपने स्टॉक्स बता दीजिए कि आज आपका कन्विक्शन कहां पर है और कहां तेजी होगी? पहले तो मैं आपको एक स्टॉक्स के पहले एक चीज बताने जाता हूँ। नैस्डैक फ्यूचर ने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दे दिया है, तो उसके चलते हुए निफ्टी आईटी में आप काफी अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। भले मेरे आज स्टॉक्स में निफ्टी आईटी नहीं है क्योंकि उनके प्राइस एक्शन काफी वीक लग रहे थे, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूँ निफ्टी आईटी सेक्टर पे आज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वहां पे काफी मूवमेंट आ सकती है।
अभी स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मेरा पहला स्टॉक है हीरो मोटोको। काफी दिनों से अच्छा लग रहा है, 200 डे डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक बार आप निवेश कर सकते हैं 4360 के लिए। पहला टारगेट रहेगा 4460, दूसरा टारगेट रहेगा 4520, स्टॉप लॉस रहेगा 4275 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। सेकंड स्टॉक रहेगा इंडियन बैंक। 2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद अपने हाई को रीटेस्ट कर रहा है। तो मैं सिमिलर लाइंस पे इवनिंग शो पे मैंने HDFC लाइफ कहा था, वो भी सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा था। उन्होंने भी देखा 750 से 790 काफी फास्ट हो गया है। तो वो लाइंस पे मैंने इंडियन बैंक आज सिलेक्ट किया है। आप निवेश कर सकते हैं 608 के लेवल्स में, और टारगेट रहेगा 630 और 650 के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 588 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है। 2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। थर्ड रहेगा मिड कैप IT स्पेस से एफिल इंडिया। काफी अच्छा लग रहा है वो भी। आप 735 में निवेश कीजिए। टारगेट रहेगा 1850 के लिए। कल के प्राइस एक्शन को देख के एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, लास्ट 2 दिन को पूरा एनगल्फ कर दिया है। तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिख रहा है स्टॉक में। 735 में निवेश कीजिए। 1850 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1670 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, ये कुछ बढ़िया शेयर, तेजी के शेयर, और उसमें मिड कैप भी हैं, उसमें लार्ज कैप भी हैं। हीरो मोटो पर बुलिश हैं शरण, और कंजम्पशन वाली थीम से जुड़ा वो शेयर है। टारगेट स्टॉप लॉसेज आपकी सारी की सारी स्क्रीन पर हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा ये। शरण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज IT स्टॉक्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। इन्फोसिस हो गया, कोफोर्ज, एम्फेसिस, ये जो कुछ शेयर्स हैं, इनफैक्ट विप्रो वगैरह, इनमें तेजी देखने को मिल सकती है। आप जरा एक बार चेक कर लीजिए, आप जरा चार्ट चेक कर लीजिए और जरा ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि 2-3 स्टॉक वो कौन से अच्छे होंगे जहां पर बढ़िया वाली तेजी बनेगी। क्योंकि कल नेस्डेक में हमने नेस्डेक फ्यूचर्स में करीब 400 अंकों का उछाल हम देख रहे हैं। एक अच्छी चीज सपोर्ट करने वाली ये है कि एनवीडिया के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। आय और मुनाफे दोनों फ्रंट पर उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और आफ्टर मार्केट में 5% के आसपास की तेजी दिखाई है। हालांकि एनवीडिया थोड़े से सेगमेंट अलग हो जाता है, वो प्रोडक्ट वाली कंपनी है, हमारी IT सर्विसेज वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट के लिहाज से चीजें पॉजिटिव वहां से जरूर हो रही हैं। आप जरा चेक कर लीजिए। इस बीच एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं किरण जानी। किरण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। किरण जी, आप बताइए कि आप क्या खरीदने की आज सलाह देंगे? बाजार आज गैप के साथ खुलने जा रहा है और शायद 2 दिन की जो सुस्ती है आज हो सकता है छठे भी वो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मोड में इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन काफी सारे सेक्टर एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद या तो एक कंसोलिडेशन के बाद दूसरी एक फ्रेश रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। सो ऑटो जो हमारा फेवरेट सेक्टर था, साथ ही साथ अब नेक्स्ट वीक में RBI पॉलिसी भी आने वाली है, तो ऑटो, रियलिटी, बैंकिंग सेक्टर, कहीं ना कहीं ये जो है वो फ्लेवर ऑफ द मार्केट रहेंगे। तो उसके अंदर ऑटो में हम TVS मोटर पहला प्रेफर्ड पिक दे रहे हैं। डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन नैरो डाउन हो रहा है कहीं ना कहीं 2750 से लेके 2800 के बीच में। देयर आर हाई चांसेस कि आज के गैप अप में TVS मोटर में ये जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेकआउट हो। सो 2800 के आसपास आप लॉन्ग करके जा सकते हो। ऊपर में 2890 का हमारा टारगेट रहेगा और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2770 का रहेगा। तो काफी एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे अवेलेबल है, TVS मोटर हमें लॉन्ग करना चाहिए। दूसरा जो है वो ट्रेंड के अंदर है। हालांकि ट्रेंड में एक अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक रनअप भी स्टार्ट हो चुका है। 4500 से लेके 5500 तक की रैली हमने ऑलरेडी 5300 के ऊपर मल्टीपल टाइम आपके टीवी के चैनल के ऊपर सजेस्ट किया था। अब वहां से 5500 के ऊपर सस्टेन्ड है। वापस हम इसको रीरेट करना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस से। स्टॉक आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट आप ऐसा समझिए कि जनवरी के बाद फर्स्ट टाइम स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 5500 उसका एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर सस्टेन्ड है। सो देयर आर हाई चांसेस कि हम यहाँ से एक अच्छी खासी अपस्विंग देख सकते हैं। तो फॉर टाइमिंग 5640 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करेंगे। 5520 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ट्रेंड बाय रहेगा। तो ट्रेंड एंड TVS दोनों हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे आज के लिए। चलिए, इंडेक्स वाइज भी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से स्ट्रेटजी आपने जानी। भारतीय बाजार में उठापटक जरूर है, बावजूद इसके स्टॉक वाइज इस वक्त रणनीति जो है खरीदारी की ही कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। कुल मिलाकर शरण लिलानी और किरण जानी ने
5 कॉल्स दी हैं और पांचों की 5 कॉल्स जो हैं खरीदारी की हैं। हीरो मोटरकॉर्प, इंडियन बैंक और एप्पल, ये 3 स्टॉक्स हैं शरण की तरफ से। उनके टारगेट, स्टॉप लॉसेस और स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे और इन टारगेट्स पर भी नजर रखें, इन स्टॉक्स पर भी नजर रखें। और आज के सत्र में एक्शन कल भी देखने को मिला था इन स्टॉक्स में। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के रेडार पर ऑटो सेक्टर है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल। और अभी 2 दिन के बाद ही 1 तारीख को ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स भी आने वाले हैं, तो ऑटो सेल्स के नंबर्स से ठीक पहले ऑटो सेक्टर पर फोकस जरूर रखिएगा। किरण की तरफ से टीवीएस मोटर और ट्रेंट, ये 2 स्टॉक्स हैं जिस पर खरीदारी की राय रखनी है। उनके टारगेट, स्टॉप लॉसेस भी आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज खबर के दम पर एक्शन या तो अपसाइड या डाउनसाइड दिख सकता है, इस पर बात करते हैं। और इसी कड़ी में वी नीड टू डिस्कस इंडसइंड बैंक। किरण जी, गुड मॉर्निंग। आपसे एक राय जानना चाहेंगे इंडसइंड बैंक को लेकर। कई सारी खबरों का सिलसिला, मैनेजमेंट में बदलाव का सिलसिला, डिस्क्रिपेंसीज इनके बुक्स में वो सिलसिला, और अब एक और नई खबर आती हुई दिखी है। कंपनी के पूर्व सीईओ समेत 5 लोगों पर सेबी का कड़ा एक्शन आया है और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में बैन किया गया है ट्रेडिंग को, और करीब 20 करोड़ रुपए की अभी जब्त किए गए हैं। सो येट अनदर न्यूज फ्लो। इंडसइंड बैंक के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। किरण जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक के बाद एक जैसे आपने बताया कि नेगेटिव न्यूज का फ्लो इंडसइंड बैंक के ऊपर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं जो फ्लो आ रहा है वो जो टॉप मैनेजमेंट था या तो जो भी उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उनके लिए अभी भी हमारे पास कोई ऐसा प्रूवन नहीं है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जनरली इस प्रकार की न्यूज प्राइमा फेसी मार्केट के ऊपर है तो पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करती है, बट जो होने वाला था वो हो गया है, तो धीरे धीरे मार्केट इसको डाइजेस्ट भी करेगा। तो वोलेटिलिटी के अंदर जिनके पास है वो एक सेफ्टी साइड स्टॉप लॉस या तो पुट बाय करके रखे। लास्ट टाइम भी जब ये न्यूज आई थी तब हमने 700 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, कहीं ना कहीं 720 से घूम के अभी 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 700 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज फार एज कंसिडरिंग करंट मार्केट प्राइस और करंट चार्ट पैटर्न। तो कोई भी न्यूज फ्लो आ रहा है इसमें आप 700 रुपए का कोई पुट खरीद के रखिए तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस खरीद के रखिए। हाँ, इस वोलेटिलिटी में किसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रिस्की ट्रेड करना है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं विद द अगेन स्टॉप लॉस ऑफ 700। अगर मार्केट 700 को ब्रीच करता है तो कंटिन्यू नीचे जाएगा। अपसाइड के लिए इसको 870 क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे 870 लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद इसमें अपस्विंग आ सकती है। बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि इतनी सारी नेगेटिव न्यूज है तो नेगेटिव फ्लोज है, वी डोंट नो कितनी सही है कितनी गलत है, तो एक कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। 700 के स्टॉप लॉस के साथ एक वोलेटिलिटी रहेगी तो बने तो इससे दूर रहे, और अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद है, आप रिस्क लेना चाहते हो तो 700 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो। एब्सोल्युटली। तो चलिए यहाँ पर न्यूज़ फ्लो को एक साइड में रख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स और प्योर टेक्निकल लेवल्स पर बात करते हुए आपको राय दे रहे हैं इंडसइंड बैंक पर। हालांकि एहतियात बरतना है, कॉशियस अप्रोच होना चाहिए इंडसइंड बैंक को लेकर, ये लगातार हमारा और हमारे एक्सपर्ट्स का आपके लिए कहना है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज के सत्र के लिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, रिजल्ट बैक्ड एक्शन एंड रिजल्ट बैक्ड एक्शन काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद ढेरों नंबर्स आए। वो नंबर्स पर आज मार्केट और स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे और आज के सेशन में भी कई सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। निफ्टी, वायदा बाजार, निफ्टी की एक कंपनी के नतीजे आएंगे लेकिन वायदा बाजार की 5 कंपनियां और कैश की तो शरद इनफैक्ट एक लंबी लिस्ट है। सो रिजल्ट सीजन खत्म तो हुआ है लेकिन येट अनदर रिजल्ट हैवी डे टुडे। यस, टुडे और टुमारो दोनों दिन रहने वाला है और प्रॉब्लम क्या है कि आज 100 से ज़्यादा कैश मार्केट के अर्निंग्स आएंगे तो ऑफ कोर्स हम बिजी तो रहने वाले अगले 2 दिन। लेकिन देखिए मानसी स्क्रीन पे देखिए भर गया है स्टॉक्स या, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए अच्छे और मिले जुले और अनुमान के मुताबिक वाले नंबर्स ज़्यादा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सेल, दीपक नाइट्रेट, एलजी इक्विपमेंट्स, अवंती फीड्स, यहाँ पे अच्छे नतीजे देखने मिले हैं मिले जुले अनुमान के मुताबिक। नैटको फार्मा, हेडलबर्ग सीमेंट, टीवीएस सप्लाई चेन, एचओएसी, और कमज़ोर में देखें तो मिश्र धातु, बाटा, कमिंस इंडिया, पॉलीप्लेक्स और बिरला सॉफ्ट भी है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। ऑफ कोर्स इस सारी स्क्रीनशॉट जो है ज़रूर ले लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चौथे तिमाही के पूरे नतीजे का लेखा जोखा जो है आपको जो है 10 सेकंड में देखने मिल जाएगा। लेकिन डिस्कस भी कर लेते हैं कौन से स्टैंड आउट अर्निंग्स रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हुआ है। नैटको फार्मा की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, लेकिन ऑफ कोर्स जो कमेंट्री आ रही है, जो Q4 नंबर्स आया फार्मा कंपनीज का, उसमें स्ट्रेंथ देखने मिला है, तो सपोर्टिव हो सकता है भले ही इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे। हेडलबर्ग सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे सीमेंट कंपनीज की ऑफ कोर्स प्राइसिंग पावर में भी थोड़ी इशू आ रही है, ओवरऑल अर्निंग्स भी सबके वीक रहे हैं और अब मानसून भी आ चुका है, तो थोड़े सीमेंट्स में ऑफ कोर्स देखें तो ओवर द पैक में जो है शॉर्ट्स जो है डेवलप हो रहे हैं, ये हम 2 से 3 सेशंस में नोटिस कर रहे थे। अवंती फीड्स शानदार नतीजे आए हैं ऑल अक्रॉस सेगमेंट्स और 2 से 3 महीने में मैं एक्सपोर्ट
जो है यूएस का ट्रेड देख रहा था, तो यहाँ पे श्रिम्प एक्सपोर्ट्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और कंपनी सबसे बड़ा प्लेयर है लिस्टेड प्लेयर्स में, तो अवंती फीड्स पे नज़र रखिएगा। दीपक नाइट्राइट स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल नंबर्स आए अक्रॉस सेगमेंट्स और ओवरऑल खास करके जो मॉनसून थीम की बात हम कर रहे हैं इस पे जो है एक अच्छी तेज़ मोमेंटम आ सकती है। मिश्र धातु निगम यहाँ पे जो है अनुमान से बेहतर नतीजे आए, मार्जिन्स में भी जो है अच्छी उछाल देखने मिली जिस तरह एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम हो रहा था। कंजम्पशन स्पेस में अभी भी इशू आ रही है। बाटा इंडिया लगातार 3 से 4 क्वार्टर वीक सेट ऑफ नंबर्स दे रहा है और इस बार भी जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। ऑफ कोर्स कंपनी जो है थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है अपने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को लेके। एलजी इक्विपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स है। इंटरेस्टिंगली कैपिटल गुड स्पेस में जो है आज अच्छी आईपी डेटा आई, तो उस सेगमेंट में जो आईपी डेटा का जो सेगमेंट अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ पे कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग पे भी जो है फंडामेंटली एक अच्छी मोमेंटम आई थी, तो एलजी इक्विपमेंट्स को नज़र रखिएगा ज़रूर। और आखिर में एसएमई स्पेस से कंपनी है पार्टी क्रूज़र करके, इसके FY25 नंबर्स मैं स्क्रीन पे लाऊंगा। इस पे कंपेयर करें तो रेवेन्यू देखे 80% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पैट में भी 33% का उछाल, एबिटा डबल हुआ है ऑलमोस्ट 62 करोड़ रुपीस से, और ईपीएस भी देखे तो अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 5% बढ़ के 53% हुए हैं। तो शानदार नतीजे जो है आपको स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में देखने मिले। पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चौथे तिमाही का जो अर्निंग्स का बोर्ड है वो आपके सामने है। 48 अर्निंग्स भी निफ्टी के हो गए हैं और आज बजाज ऑटो का जो है अर्निंग्स आने वाला है। तो लार्जली निफ्टी अर्निंग्स जो है आप कह सकते ख़राब नहीं है पर उतना अच्छा भी नहीं है। तो ये टोटल अपडेट जो आपको अर्निंग सीजन के लाता हुआ मैं ठीक है। 6% के आसपास की मुनाफे में ग्रोथ रही है इस सीजन में। थोड़ी सी निराश करने वाली चीज़ ज़रूर है, लेकिन शरद जो आपने लास्ट में बताया ना पार्टी क्रूज़र, नाम से ही मुझे लग गया कि नहीं कुछ नहीं अलग सेगमेंट की कंपनी है। फिर आपने क्लियर कर भी दिया कि एसएमई वाली कंपनी है ये। लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ है, कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन किया है ट्रंप के टैरिफ वाले डिसीजन को लेकर, इसको जरा विस्तार से समझते हैं, थोड़ा बारीकी से समझते हैं। अमेरिका से ही एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं जो वहां पर आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, स्टॉक मार्केट को वहां के ट्रैक करते हैं। हमारे साथ हैं वेटरन एक्सपर्ट हैं जियोस्फीयर कैपिटल के अरविंद सेंगर। अरविंद सर, प्लेजर स्पीकिंग टू यू, बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करके सर। जरा ये बताइए कि इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको सर आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ट्रंप अब मान जाएंगे या फिर आपको लगता है कि स्थितियां वहां पर अब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी टैरिफ को लेकर? नहीं, टैरिफ को लेकर ट्रंप इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इसको अपील करेंगे। पहले तो अपील्स कोर्ट में जाएगी, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अगर दोनों साइड अड़ी रही तो ये थोड़ा चलेगा कुछ महीने और, लेकिन इसका जब तक चलेगा तब तक टैरिफ्स तो बंद हो गए। और जितने भी देश, इंडिया हुआ या जापान हुआ या ईयू हुआ, जो अभी यूएस के साथ निगोशिएशन कर रहे थे, वो सब तो निगोशिएशन अब कोई जल्दी में नहीं रहेगा, क्योंकि क्या यूएस क्या ऑफर कर रहा है, क्या उसका डंडा क्या रह गया जिसके बलबूते पे वो सबको फोर्स कर रहा था नेगोशिएट करने का, वो अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि इस कोर्ट डिसीजन में जो कहते हैं ना अक्रॉस द बोर्ड सबके ऊपर टैरिफ, वो तो हटा दिए गए हैं, लेकिन हमारे जो सेक्शन 232 के जो टैरिफ है, सेक्शन 232 के, वो जो स्टील और एल्यूमिनियम पे लगे हुए हैं वो नहीं हटाए गए हैं। तो अब ये देखेंगे कि उसकी तरफ से उनकी कुछ स्टडीज चल रही हैं, उसमें स्टडी करनी पड़ती है जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट करता है। तो वो अभी कॉपर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और शायद ऑटो पार्ट्स पे अभी भी स्टडी चल रही है, तो उन पे शायद टैरिफ्स आएंगे। लेकिन जो ये इस तरह के जो पूरी दुनिया पे जो टैरिफ्स लगाए हैं वो हर चीज पे, वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है वापस लाना। अरविंद सर, एक चीज और बताइए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी हार मानेंगे नहीं, थोड़े अड़ियल है भी हैं स्वभाव के वो, और हमने उनके एटीट्यूड में, उनके एक्शंस में ये चीज़ें देखी भी हैं। तो ये मामला हमें लग रहा था कि नहीं सुलझने की तरफ बढ़ रहा है। खुद ट्रंप ने राहत दे दी थी और 90 दिनों की मोहलत दी थी 10% के अगर हम बेसलाइन टैरिफ को अगर छोड़ दें तो मामला सुलझने वाला है या और उलझने वाला है? ये थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया है। नहीं, मार्केट की तरफ सुलझ गया ना, क्योंकि खत्म हो गए। अब वो अपील करते रहे,
लेकिन जहां तक ये जजमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसको ओवरटर्न करना अपील्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से तो कोई भी अपील तो हो सकता है, अपील में ओवरटर्न तो हो सकता है। मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो बोलते हैं तो उसकी गुंजाइश कुछ कम ही है। तो मेरे ख्याल से तो सुलझेगा इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन कोर्ट्स जब डिसीजन अगर उनके खिलाफ आते रहे तो वो अपने आप सुलझ जाएगा। और बीच में टैरिफ्स का, हाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि टैरिफ भूल के और ट्रम्प फिर वापस और चीजों पे ध्यान रखने लगे। वो टैरिफ्स की तो उसकी जब उसकी धुन इतने टाइम से बनी हुई है तो वो कोशिश करेगा कि ये सेक्शन 232 वाले टैरिफ्स लाके और कुछ और चीजें करें। तो नहीं, सुलझने वाला तो नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डर था कि ये टैरिफ्स बढ़ेंगे और आज 50% EU पे हो गए, कल 30% चाइना पे हो गए, वो सब अनसर्टेनिटी थोड़ी घट जाएगी। तो इसमें कोई सीधा सा रास्ता नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डर वाली बात थी वो एक्सट्रीम जो है वो हट गया। ठीक है, यही सुनना था सर। एक्सट्रीम डर जो है वो हट गया, जो वर्स्ट होना था इसका मतलब वो हो गया। थैंक यू सो मच सर, आज सुबह सुबह हमारे लिए समय निकालने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर अपनी बारीकी से अपनी ज्ञान हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं विलियम ओनील के मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मयूरेश जी, अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से कम आईटी के लिए चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं। नैस्डैक फ्यूचर में हम तेज उछाल देख भी रहे हैं। आप जरा आईटी को लेकर अपनी रीडिंग बताइए। वैसे तो हम देख रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल वाले फेज से गुजर रहा है सेक्टर। क्या लग रहा है आपको कोर्ट के इस फैसले से आईटी कंपनीज को कितनी राहत मिलेगी? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, आई थिंक एक काफी सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव मुद्दा है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बट अ लॉट ऑफ नेशंस अक्रॉस द ग्लोब। और इसलिए मुझे लगता है कि जो एक डर का माहौल क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ टैरिफ इम्पोजिशंस, ये रूलिंग के बाद क्या उभर के आता है देखना बहुत लाजमी होगा। तो एक रिस्क फैक्टर हमेशा सा था कि जून एंड तक जब टैरिफ रिविजन होंगे अक्रॉस द ग्लोब तो क्या निकल के आएगा, एंड दैट वाज ऑलवेज अ रिस्क। बट बिकॉज ऑफ दिस थोड़ी और क्लैरिटी आ गई और मार्केट्स विल टेक इट विद बोथ हैंड्स। जहां तक आईटी का सवाल रहा है, मुझे लगता है कि जो टॉप टियर आईटी कंपनीज हैं वहां पे HCL टेक एक आउटलायर रहा था, बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिलीवरी, मैनेजमेंट कमेंट्री और जो उन्होंने गाइडेंस दिया था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो एक रिकवरी रह सकती है आईटी क्षेत्र के लिए अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, वो रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, BFSI हो, शायद थोड़ा लैग से न हो। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो सेकंड हाफ ये फाइनेंशियल या कैलेंडर ईयर का है, जो आईटी के लिए बजटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहता है, वहां पे विद मोर स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मैक्रोज, मोर स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी कॉर्पोरेट स्पेंडिंग के ऊपर कहीं ना कहीं आई थिंक वापस शायद फोकस में आ सकते हैं। तो तब तक मुझे लगता है आई थिंक जो चुनिंदा मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो शायद वैल्यूएशंस पे थोड़े महंगे हो बट जहाँ पे अर्निंग्स डिलीवरी बहुत शानदार रही है, जहाँ पे कमेंट्री शानदार रही है, जहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो इबिट मार्जिन है वो शायद मेंटेन हो, एक्सपेक्टेशंस ऑर्डर बुक को लेके, प्राइसिंग को लेके कोई दिक्कतें नहीं बता रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो 3 स्टॉक्स मिड कैप आईटी में आउट परफॉर्म कर रहे थे, शायद वहां पे मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस पर कर रहा है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज और एम्फेसिस। इन 3 शेयरों पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए मिड कैप स्पेस में। लेकिन चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि आज अब ये मुद्दा तो है, आईटी में तो मान के चलिए कि नहीं गैप के साथ ओपन होंगे सारे के सारे शेयर। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके लिए और मौके कहां पर हैं, एक टेक्निकल चेक भी लेंगे, शरण से हमने बोला हुआ है। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि आज के स्टॉक से न्यूज़ कौन से हैं, खबरें कहां पर हैं जहां पर जिसके चलते एक्शन देखने को मिलेगा। शरद बताइए। जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक जो है ऑफकोर्स स्टॉक पे नजर रहेगी। सेबी ने बैन कर दिया है कंपनी के एक्स CEO सुमन कथपलिया और बाकी 4 लोग के साथ, स्पेशली जो बाइंग सेलिंग शेयर्स है कंपनी को लेके। और कंपनी जो है सेबी एक्सपीडिएट करने वाली है, यानी कि ये प्रोसेस को जल्द करने वाली है इनसाइडर ट्रेडिंग केस के मामले में। तो इंडसइंड बैंक के लिए ऑफकोर्स नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि जब भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो लार्जली आता है इंडसइंड बैंक में तो यहाँ पे एक अब्जॉर्प्शन बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिलती है, खास करके DI से। तो थोड़ा सा वेट करिएगा।
प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो 3 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स जो है मुंबई में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। 800 यूनिट है, लगभग 28 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। राइट्स ने MOU साइन कर दिया है श्री सीमेंट के साथ, जहां पे वो डेवलप करेंगे रेल इंफ्रा। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। LTI माइंट्री जो है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे IT स्टॉक्स में, खासकर कि नास्डैक फ्यूचर्स में जो जंप आया है, यहाँ पे देखें तो आरामको डिजिटल के साथ जो उन्होंने एक बड़ा करार किया है। मिडल ईस्ट में जो है ये ओवरऑल IT सर्विसेज कंपनी खोलेगी। और आखिर में अदानी एनर्जी पे भी नज़र रखिएगा। 31 मई को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे फंड रेज होगी, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स अब देखें कि न्यूज़ फ्लो के चलते जो है खासकर कि राइट्स पे नज़र है मेरी है। MOU भी साइन कर दिया श्री सीमेंट के साथ। और रेलवे स्टॉक्स में भी हम देख रहे थे थोड़ी सी जो है बाइंग भी देखने मिल रही थी, और एक सेक्टोरल चर्न होता है लास्ट वीक, वो ट्रेंड हमने पकड़ा था। रेलवे स्टॉक्स एज अ होल जो है शरण, यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं? याद रखिए राइट्स का तो न्यूज़ फ्लो आया है, IRCTC के नतीजे भी बहुत स्ट्रांग आए हैं। तो शरण बताएं टेक्निकली रेलवे स्टॉक्स पे आपकी क्या नज़र है? तारीख में एक न्यूज़ फ्लो भी आई थी, कोई महाराष्ट्र में न्यू टेंडर भी पास हुआ है रेलवे के लिए लेके 4000 आसपास करोड़। तो अगर आप ओवरऑल देखें पिछले पूरे हफ्ते में रेलवे में काफी अच्छी मूवमेंट देखी गई थी। अभी आप रेलवे सेक्टर को लेते हैं, RVNL और एक फाइनेंस, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, IRFC, इरकॉन, ये तीनों ही काफी अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल रेलवे सेक्टर के लिए। और आप वैगन्स में भी देखें तो काफी मूवमेंट है, जुपिटर वैगन्स, चितग्र वैगन्स में। तो ये 5 स्टॉक को लेके आप देखें तो पांचों में ही काफी अच्छी एक रिवर्सल पैटर्न देखा गया है। और मुझे लगा है जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो आ रहा है, ये कंटिन्यू अपना बुलिश पैटर्न कंटिन्यू करेंगे आगे चल के भी। इसके अलावा ऑफ कोर्स अर्निंग्स भी बात करें तो किरण सेल पे जो है नज़र डालते हैं। यहाँ पे रियलाइजेशंस में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आई है, और प्राइसिंग में भी जो है अच्छा मोमेंटम देखने मिला। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, स्टॉक शायद गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है। नंबर्स देखे आपके स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। मुनाफा एक लंबा ऑलमोस्ट 10x से ज़्यादा जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली, और आय में भी 20% का ग्रोथ आया है। किरण, यहाँ पे सेल ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है हमेशा न्यूज़ फ्लोज नहीं आता है, बहुत कम न्यूज़ फ्लोज आता है, खास करके अर्निंग्स को लेके या एंटी डंपिंग ड्यूटी आता है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ी सी बाइंग, लास्ट हाफ एन आवर ट्रेड में ज़रूर एक स्पाइक दिखा, छोटा था, माइनर था, 130 लेवल्स के नीचे है। यहाँ से जो है अर्निंग्स इम्पैक्ट और ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी देखने मिल सकते हैं। किरण, यहाँ पे क्या लग रहा है, एक 135 to 145 का एक जर्नी स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, कि थोड़ा और वेट करें? जी, ओवरऑल मेटल के लिए मैं बात करूँ तो निफ्टी मेटल का अगर आप चार्ट देखोगे तो वहां पे एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। जब से ये इंडेक्स 9000 से ऊपर है, तब तक चांसेस है हम 9800 9900 तक के लेवल निफ्टी मेटल्स में देख सकते हैं। विद इन दिस रैली डेफिनेटली टाटा स्टील, सेल, वेदांता कैन आउट परफॉर्म। सेल की पर्टिकुलरली बात करें तो ये फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अंदर है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर फेयरली सस्टेन्ड है। लेकिन रिसेंटली जो एक रैली आई थी 120 से 128, तो देयर आर चांसेस कि हम थोड़ा बहुत डिप देख सकते हैं 125 तक का। तो कोई भी डिप आता है, इवन तो करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं 125 के नीचे का बन रहा है। अगर 125 का लेवल होल्ड रहता है तो देयर आर चांसेस कि हम 140 तक के लेवल सेल में आने वाले समय में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। जी बिल्कुल, पोजिशनल सेटअप जो है सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। लेकिन चलिए अब इम्पॉर्टेंट ब्रोकरेजेस क्या है वो हमें बताएंगे वरुण। बात करूंगा NMDC के साथ, क्योंकि यहाँ पे एंटीक का नोट आया, खरीदारी की सलाह है। हालांकि प्राइस टारगेट में कटौती की है, 94 से काट के 86 का प्राइस टारगेट जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि नतीजे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन लाइन देखने मिले थे, और जो प्राइस हाइक ली गई है मई के महीने में, आगे चल के उसके चलते प्राइस रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे आपको सुधरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं प्रोडक्शन को लेके, जिसके कारण इन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं। नुआमा खरीदारी की सलाह 85 रुपये के प्राइस टारगेट जो है ये भी दे रहे हैं, और मोतीलाल खरीदारी की सलाह है 83 रुपये का प्राइस टारगेट जो है वो NMDC पे दिया जा रहा है। ग्रैनुअल्स मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है 600 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि नतीजे अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली इनलाइन थे। जो FDF सेल्स थी वहाँ से आपको खासकर ग्रोथ देखने मिली, लेकिन जो गगिलापुर फैसिलिटी है वहाँ पे दिक्कतें हैं, और उसका जो रेमिडिएशन इम्पैक्ट है उसके चलते ये अपने एस्टिमेट्स में 8 से 6% की कटौती कर रहे हैं 2026 से 2027 के लिए। JSPL यहाँ पे मोतीलाल की रिपोर्ट है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1100 रुपये के प्राइस टारगेट ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि अंगुल में ये जो केपेक्स प्लान कर रहे हैं उसके चलते कंपनी की जो ओवरऑल क्षमता है उसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 से 27 तक 17% की वॉल्यूम CAGR ग्रोथ जो है वो ये कंपनी यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। और आखिरी में अडानी पावर, यहाँ पे
इनकी एक रिपोर्ट आई है, ऐड की रेटिंग है, प्राइस टारगेट 649 का ये दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि थर्मल पावर स्पेस में अगर आप देखेंगे तो ये एक प्योर प्ले है, काफ़ी सारे टेलविंड्स है जो कि आगे चल के इस कंपनी को मदद करेंगे। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो एबिटा जो है एक वैल्यू ड्राइवर इस कंपनी के लिए रहने वाला है और अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए ऐड की रेटिंग इनिशिएट किया है कवरेज 649 के लक्ष्य के साथ। एब्सोल्युटली वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो जहां नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं और जहां खबरें हैं, उसके साथ साथ ब्रोकरेजेस की भी लगातार रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स पर खास तौर से फोकस कीजिएगा, बिकॉज स्टॉक पे रिएक्शन इन रिपोर्ट्स के दम पर भी लगातार नजर आता है। ये सारी रिपोर्ट्स पर भी और इनसे जुड़े स्टॉक्स पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू। इस वक्त सेक्टोरल चर्निंग तो काफ़ी नज़र आ रही है एंड वन थिंग विच इज़ विजिबल इज़ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जल्दी बारिश का आना, समय से पहले मॉनसून का आना इन इटसेल्फ कंजम्पशन थीम के लिए काफ़ी बेटर है। और मॉनसून से पहले सीजनलिटी फैक्टर की लगातार हम बात तो कर ही रहे थे, लेकिन अब तो हमने देख भी लिया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से बारिश की चाल थोड़ी धीमी ज़रूर पड़ी है मुंबई में, लेकिन जल्दी आ तो गया है मॉनसून। इसे ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर, एग्री, ट्रैक्टर, केमिकल स्पेस किस तरह का नजरिया बना रहे हैं आप, कंजम्पशन थीम ओवरऑल? मॉर्निंग मानसी, आई थिंक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा बास्केट हो जाता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो ट्रेंड्स देखे गए थे पिछले कई तिमाहियों में, एक कंजम्पशन स्लो डाउन, स्पेसिफिकली अर्बन कंजम्पशन स्लो डाउन काफी एविडेंट और अपेरेंट था। रूरल वाज मेकिंग अ स्लाइट कमबैक एंड रूरल इज स्टिल मेकिंग अ स्लाइट कमबैक। अभी जो आप 2 बड़े फैक्टर्स बता रहे थे या दर्शा रहे थे, एक आई थिंक टैक्स कट्स के वजह से जो ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हाथों में बचेंगी, स्पेसिफिकली आई थिंक मेट्रो सिटीज में, अर्बन एरियाज में, टियर 1 सिटीज में जो अर्बन कंजम्पशन शायद लैग कर रहा था, दैट शुड स्टार्ट कमिंग बैक। और उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन शायद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखा या भापा जा सकता है। At the same time, with better monsoons, rural consumption is expected to make a decent comeback. और शायद ये तिमाही और अगले तिमाही एक बेस बिल्डिंग क्वार्टर हो जहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न्स वेल डिफाइंड हो, और सेकंड हाफ कोइंसाइडिंग विद द फेस्टिवल सीजन शायद एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हो जो रिफ्लेक्ट भी होंगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अक्रॉस दीज सेक्टर्स एज अ होल। तो आई थिंक जो ऑब्वियस प्लेज है, वी हैव ऑलवेज लाइक्ड द एग्रोकेमिकल स्ट्रोक फर्टिलाइजर थीम। वी आर होल्डिंग अ फ्यू स्टॉक्स विद इन दैट हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। हमें लगता है आई थिंक विद बेटर मॉनसून्स जो फार्म गेट प्राइसेस है वो डिसेंट रह सकती है, जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी स्टेबल है, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल रिड्यूस और कैलिब्रेटेड हो गया है, ये एक पॉजिटिव है बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव की वजह से। एंड विद बेटर मॉनसून्स आई थिंक जो नेक्स्ट राबी सीजन भी रह सकता है वो भी शायद बेहतर रह सकता है, विच इज गिविंग एन इम्पेटस कि अगले कुछ तिमाहियों तक शायद ये ट्रेंड कंटिन्यू हो। At the same time, I think within the broader consumption basket, selective FMCG stocks, जैसे मैं कह रहा था, शायद ये तिमाही अगले तिमाही में एक बेस बिल्डिंग क्वार्टर हो और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिले, क्योंकि जहां ये मार झेल रहे थे वॉल्यूम्स को लेके, एसक्यूज में जहां बदलाव करने पड़ रहे थे ग्रामेज रिड्यूस करके या प्राइसिंग रिड्यूस करके, पूरी बिट्टा पास ऑन नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड। आई थिंक ये सारी चीजें थोड़ी रिवर्स हो जाए, विच कैन क्रिएट ऑपरेटिंग लेवरेज। एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट जो लोअर स्ट्रीम्स ऑफ कंजम्पशन है, एपरल मेकर्स एज आई बीन टाइम एंड अगेन पॉइंटिंग, जो 1000 रुपए के नीचे हैं, फुटवेयर प्लेयर्स हैं, and select consumer durables as well, क्योंकि as urban consumption comes back, selectively I think urban consumer durable stocks can do well. तो मुझे लगता है I think agrochemicals, fertilizers as a basket should continue doing well, but apparel makers, footwear makers, selective consumer durables should also start making a comeback. शायद Q1, Q2 एक base building further और second half make strong earnings recovery आ सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए सीजनलिटी फैक्टर और इस पर एक फंडामेंटल टेक जानना बेहद ज़रूरी, और ये आपके लिए कंजम्पशन का पूरा खेमा कैसा नज़र आ रहा है, फंडामेंटली कौन से स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स आपके रेडार पर होने चाहिए। लेकिन चलिए बाजार अब खुलने की तैयारी में, चंद मिनटों में मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव लेकर हाजिर होंगे आपके लिए, आप बने रहें। और
भारतीय बाजार के लिए इवेंट हैवी डे, मंथली एक्सपायरी, रिजल्ट सीजन की लंबी लिस्ट। आज के सत्र और कल के सत्र के लिए विदेशी बाजार से ठीक ठाक संकेतों के बीच चंद मिनटों में प्री ओपन लेवल्स, करेंसी की ओपनिंग और साथ ही बाजार की शुरुआत होती है। सब कुछ आप देखेंगे। मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है और आप हमारे साथ जुड़े हैं। आने वाले 1.5 घंटे के लिए मार्केट का सारा एक्शन हम आपके बीच रखेंगे और किरण जानी, मयूरेश जोशी और हरीश जुजारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट हरीश भी जुड़ गए हैं। इवेंट हैवी इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि देखिए कल बाजार बंद होने के बाद आईआईपी के डेटा पॉइंट्स आए, ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ती दिखी, विच इज अ कंसर्न। एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स कल आते दिखे। ग्लोबल मार्केट में भी भारतीय बाजार की ही तरह रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है और इसी की कड़ी में एनविडिया के नंबर्स आए। इन नंबर्स के ठीक बाद इम्पैक्ट आता हुआ मार्केट्स पर देखने को मिला। ओपेक प्लस की मिनिस्टेरियल मीट और साथ ही यूएस कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगाई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले पर यूएस कोर्ट की तरफ से रोक लगी है। तो ये सारे इवेंट्स हैं जिसको वॉच आउट किया है मार्केट ने। आज भी बाजार खुलने के साथ साथ इवेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा और आज रिजल्ट के साथ साथ मंथली एक्सपायरी और यूएस जीडीपी और साथ ही जॉब मार्केट अपडेट आते हुए दिखेंगे। तो कई सारे फैक्टर्स, ट्रिगर्स डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए और साथ ही ग्लोबल सेटअप से भी काफ़ी कुछ है जिसे हमें देखना है। रुपए की शुरुआत होती हुई दिखी है। रुपया इस वक्त अगर देखेंगे 14 पैसे कमज़ोर खुलता हुआ नजर आया, 85 रुपये और 53 पैसे पर। सो करेंसी लगातार हम देख रहे हैं तीसरा सेशन जबकि कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई डॉलर के मुकाबले रुपए में इस वक्त कमजोरी है। प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और नतीजों की अगर बात करें Q4 में कई सारे नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। हरीश, गुड मॉर्निंग। क्विकली आपसे जानना चाहेंगे आज के बाजार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी, नमस्कार। अगर मार्केट्स में देखा है तो पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है मार्केट, निफ्टी का स्पेशली। अगर अभी निफ्टी के लिए एग्जैक्टली सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं 24,650 और उसके नीचे फिसलता है तो फर्दर वीकनेस देखने में मिलता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि सरप्राइजिंगली 24,650 एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहेगा और हम लोग मुझे लग रहा है कि एक बार रीटेस्ट कर सकता है 25,100 लेवल्स ऊपर की ओर रीटेस्ट कर सकता है। तो एक जो ब्रॉड रेंज है अभी भी कंटिन्यूएशन रहेगा। एक 25,100 के ऊपर ये क्लियर ब्रेकआउट लग रहा है निफ्टी में, तो उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकता है। जब तक कि 25,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से निफ्टी यही रेंज में चलेगा 24,650 से लेकर 25,100 के बीच में। तो मोस्टली आज का दिन में, आज सत्र में अगर एक्सपायरी का भी एक्सपेक्टेशन है कि इसी रेंज में चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, जिस तरीके से हर बार नीचे लेवल से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है आज के दिन। सो जो कि 56,200 लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद वो मोस्ट प्रोबेबली। और बैंक निफ्टी में थोड़ा तेजी लग रहा है मेरे आज के लिए। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिकली आज राइट्स बहुत सही सेटअप बन रहा है स्टॉक प्राइस में। कल के कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक कल फिर से एक बार वॉल्यूम के साथ गेंस दिखाया था 4% का। मुझे लग रहा है कि एक राइट्स अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे बाय करने के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि 310 के लिए टारगेट्स लेके चल सकते हैं और स्टॉप प्लस 275 मेंटेन करना पड़ेगा राइट्स में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा कोचिन चेन्नई पेट्रो। अगर चेन्नई पेट्रोलियम के स्टॉक चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक इनवर्स एचएनएस का पैटर्न ब्रेकआउट दिया था कल और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दिया है कल के सत्र में। तो मुझे लग रहा है कि चेन्नई पेट्रो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाय करने के रडार में, जो कि 800 का लेवल्स हम लोग ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दो दिन में। और स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 680 स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इमीडिएट बेस। चलिए, तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस में कुछ और स्टॉक्स जुड़ते हुए हरीश की तरफ से भी जो स्टॉक्स है वो खरीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। राइट्स 310 के लेवल्स यहाँ पर मानकर चले करीब 2% की तेजी कल दिखी थी। इस वक्त भी प्री ओपन में मजबूती का रुझान बिल्कुल। लेकिन चलिए अब 9 के नवरत्न की सूची जान लेते हैं और सारी लिस्ट लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए 9 की नवरत्न सूची में आज आपने क्या जोड़ा है? बिल्कुल 9 के नवरत्न में जो आईटी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। नास्डैक फ्यूचर्स में एक अच्छी जंप देखने मिली है। यूएस ट्रेड कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स के इश्यूज का। तो आज आईटी सेगमेंट में जो है ओवरऑल एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। अवंती फीड्स हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। नेट प्रॉफिट 46% का उछाला है, नतीजे बहुत स्ट्रांग है और ओवरऑल एक्सपोर्ट डेटा भी करंटली अगर पिछले 2 से 3 महीने में देखें यूएस की तरफ श्रिम्प्स का, तो भारत का पलड़ा भारी है।
दीपक नाइट्रेट चौथी तिमाही के नतीजे स्ट्रांग आए हैं, प्राइसिंग रियलाइजेशन में अच्छी मोमेंटम आई है और गाइडेंस क्या रहेगी कंपनी की, खासकर कि मानसून सीजन पे उस पर भी नज़र रहेगी बाजार की। सेल चौथी तिमाही के नतीजे स्ट्रांग आए हैं, एबिटा में लगभग 72% सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है और ओवरऑल जो है कहेंगे नंबर्स में स्ट्रेंथ ज़रूर देखने मिले हैं। IRCTC नंबर्स की बात करें तो पैट में 26% का ईयर ऑन बेसिस पे उछाल आया है। ओवरऑल एनालिस्ट एस्टिमेट को जो है बीट किया गया है। इंडसइंड बैंक यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, सेबी ने बैन किया इंडसइंड बैंक एक्स CEO सुमन कटपलिया और 4 और लोग को जहाँ पे बाइंग सेलिंग शेयर्स जो कर रहे हैं उसको लेके, और इनसाइडर ट्रेडिंग की जो प्रोब है उसको बोला गया है कि जल्दी से ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलपमेंट इंडसइंड बैंक के लिए। अदानी एनर्जी यहाँ पे बात करें तो मई 31 को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट होगी जहाँ पे फंड रेज के ज़रिए जो है शेयर्स के ज़रिए जो अप्रूवल आएगा। राइट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, MOU साइन किया श्री सीमेंट के साथ जहाँ पे रेल इंफ्रा और अलाइड सर्विसेज करेंगे, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज अदानी ग्रुप की कंपनी है अदानी पावर, इनक्रेड की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट कवरेज किया है, टारगेट प्राइस रखा है 649 का और जो एडिशन है वो उनका जो है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन रहने वाला। एक प्योर प्ले थर्मल पावर स्पेस की जो है कंपनी है और इस पर एक बुलिश नज़रिया इनक्रेड का बनता है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, ये 9 शेयर तो हैं ही, 9 शेयर के साथ साथ 2 सेक्टर भी अपने रडार पर रखिएगा। IT वाला सेक्टर आपके रडार पर होना चाहिए और दूसरा फार्मा वाला होना चाहिए। दोनों का टैरिफ रिलेशन है और जो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है एक तरह से फौरी राहत तो दे ही दी है, बट ट्रंप उसको चैलेंज करेंगे, देखते हैं मामला कहां तक जाता है। पहले अपीलेट कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए राहत जरूर मिल गई है। एक्सपर्ट्स से बातचीत जो कर रहे थे उन्होंने भी यही सजेस्ट किया। फिलहाल अगर आप निफ्टी को देखिए 50-55 अंक ऊपर देखिएगा, ठीक है, जितना नीचे आपको मिल जाए उतना अच्छा। 24,800 के आसपास मिले तो बढ़िया है और 0.25% के गेंस पर शुरुआत होने की उम्मीद है। अभी 1-2 मिनट में लेवल्स पूरी तरह से सेटल भी हो जाएंगे। लेकिन एक शेयर पर आपसे राय चाहिए हरीश जी, आप जरा IGL चेक करके बताइए। कल बढ़िया हमने सेटअप देखा IGL का, बढ़िया तेजी रही है करीब 3% के आसपास की। क्या ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? क्या लग रहा है कि अब तेज रफ्तार से दौड़ेगा शेयर ये? अभिषेक जी, कल के सत्र में IGL ऑलमोस्ट 3.5% का ऊपर की ओर देखा गया, लेकिन अभी टेक्निकली बात करते हैं तो टेक्निकली प्राइस जो है एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है और प्रीवियस टाइम पे भी ऑलमोस्ट 217 के आसपास रेजिस्टेंस जोन था, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया। अगर 217 का लेवल अगर आज के दिन क्रॉस कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक फर्दर रैली देखने मिल सकती है, जो 230 तक के लेवल के ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में 217 का रेजिस्टेंस है, उसको होल्ड करेगा। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि तेजी बनते हुए दिख रही है। ठीक है, IGL को लेकर ये व्यू। मयूरेश जी, डिक्सन टेक के बारे में आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि नतीजे तो इसको बहुत ही स्टेलर आए थे, शानदार आए थे, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि लगातार ये पिटाई का शिकार हो रहा है। कल हमने देखा कि दिन के निचले स्तर पर जाकर क्लोजिंग दी है डिक्सन टेक के शेयर ने और जो रिसेंट हाई है वहां से करीब करीब 2,000 रुपए के आसपास की गिरावट आ चुकी है। अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े एलिवेटेड लेवल पर तो हैं इसके? प्रॉब्लम्स बिजनेस मॉडल के साथ नहीं है, इट्स ओनली अबाउट वैल्यूएशंस अभिषेक जी। और ये स्टॉक अच्छा खासा भी एक्सपेंसिव है इवन एट द करंट जंक्चर। ऑब्वियसली वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए डिक्सन टेक हैज टू कीप ऑन आउट परफॉर्मिंग ऑन ऑल पैरामीटर्स। सिर्फ टॉप लाइन पे आउट परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है। आई थिंक EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन में भी आउट परफॉर्मेंस होना बहुत लाजमी है। मोबाइल PLI ऑब्वियसली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल गेट एक्सटेंडेड इन माय ओपिनियन। बट आई थिंक जो कोर बिजनेस मॉडल है कि जो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है विद इन द एंटायर बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट इटसेल्फ, वो कैसे डेवलप करते हैं, नए सेगमेंट्स कैसे उभर के आते हैं डिक्सन टेक के लिए और मार्जिन एक्सपेंशन कैसे होता है, ये स्ट्रीट देखना चाहता है। और जब तक ये नंबर्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो सिग्निफिकेंटली एट द करंट वैल्यूएशन से बहुत बड़ी री रेटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक दैट्स द ओनली कॉन्स्ट्रक्ट। बिजनेस वाइज इट्स सुपर, कोई इशू नहीं है। आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस है ये ग्रो ही होती जाएगी। जो नए सेगमेंट्स ऐड कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत होगी इन टर्म्स ऑफ हाउ नंबर्स विल इंक्रीमेंटली इंप्रूव, स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग फ्रंट पे, टू जस्टिफाई इट्स एलिवेटेड वैल्यूएशंस। ठीक है, वैल्यूएशन एक कंसर्न है, अदरवाइज देखें तो काफी बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप्स किए हैं डिक्सन टेक ने और हो सकता है कि करेक्शन ये मौका भी आपके लिए बन जाए।
हिंदुस्तान कॉपर के बारे में आप जरा किरण जी व्यू दीजिए। कल 250 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दी है, कल का सत्र अच्छा रहा है और 200 रुपए के शेयर लेवल्स हम देखने की लगातार मोमेंटम है। रोलओवर में देख रहा था 90% के ऊपर के रोलओवर भी हैं। अब ये जो तेजी है ये कहां तक ले जाएगी शेयर को? कॉपर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये 245 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये नेगेटिव कैंडल कंफर्म भी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है या तो जो कोई नई खरीदारी करना चाहता है वो कर सकता है। 245 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर 245 के नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। और ऊपर में आप देख रहे हैं कि 265 के आसपास इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है, तो वहां तक डेफिनेटली ये स्टॉक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 के ऊपर एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 245। कॉपर करीब 1% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ, बाजार की भी तेजी के साथ ही खुलने की पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। 24,800 के लेवल्स तो नजर आ ही जाएंगे। निफ्टी पर हरे निशान के साथ शुरुआत के पूरे संकेत तो 55,500 के पार। बैंक निफ्टी में भी मजबूती। कल ही डिस्कशन हम कर भी रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें, कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में अभी काफ़ी हद तक एक्शन जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी पर खास तौर से नजर भी रखनी चाहिए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पर कई सारी मिल जाएगी। रेलवे स्टॉक्स पर किरण आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखा है और IRCTC के नंबर्स आए थे जो कि काफ़ी अच्छे रहे। कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर करीब 6% का इजाफा, रेवेन्यू में भी 10% की बढ़ोतरी, टिकटिंग मार्जिन्स भी बढ़े हैं। इस वक्त देखिए 3% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी है। ओवरऑल अगर हम रेलवे स्टॉक की बात करें तो कहीं ना कहीं IRCTC हमें फेवरेट लग रहा है। हमने आगे भी आपके चैनल के ऊपर डिस्कस किया था। फेवरेट होने का रीजन ये है कि ये जो टूरिज्म ट्रैवलिंग की जो थीम चली थी उसमें इंडिगो ने आउट परफॉर्म कर दिया है। हमने वेकेशन टाइम ऑलरेडी देख लिया है। विद इन दिस वेकेशन हमने देखा है कि लोग सिर्फ फ्लाइट से ही नहीं ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन IRCTC में आना चाहिए। साथ ही साथ टेक्निकली आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट 800 के आसपास है और स्टॉक कितने दिनों से 800 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। नो डाउट 810 इसका 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो हमें लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है, इनफैक्ट 770 780 तक आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 750 का रखिए और आने वाले समय में 900 प्लस की रैली आपको IRCTC में देखने को मिल सकती है। तो वी आर क्वाइट बुलिश और हमने हमारे जो भी एसोसिएट है उनको भी ये एडवाइस दी है कि आप IRCTC अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। CTC पर बुलिश नजरिया। मिधानी पर एक क्विक टेक जानना चाहेंगे हरीश आपसे। रिजल्ट्स मिधानी मिश्र धातु निगम के भी आए हैं और हर लिहाज से आंकड़े जो हैं ठीक ठाक है और शुरुआत जो है मजबूती के साथ। इनफैक्ट नंबर्स से ठीक पहले भी स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स ही नजर आ रहे थे। अब नंबर्स आ चुके हैं, पॉजिटिव सेट है। यहाँ से टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? जी, डिफेंस स्टॉक्स पे जैसे मैदानी भी एक अच्छा खासा परफॉर्म किया है लास्ट 1-2 वीक्स में अगर देखा जाए तो। करेंटली ये कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेटअप बहुत सही है और स्टॉक प्राइस में बेस बना चुका है ऑलमोस्ट 395 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि ये एक कल के दिन सत्र में वॉल्यूम्स अच्छा खासा गेन्स थे, तो ओवरऑल सेटअप सही है बना रहा है। और दूसरा चीज है कि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम बिल्कुल कंटिन्यूएशन इंडिकेट करे RSI वगैरह इंडिकेटर्स के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि एक परफेक्ट बाय हो सकता है करंट लेवल से बाय करने के लिए और 395 के स्टॉक के साथ बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर के और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 450 से 465 लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक, ओवरऑल सेटअप भी बहुत सही बन रहा है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव अप्रोच है इसमें और बाइंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक राय मिधानी के स्टॉक प्राइस की हम बात कर रहे हैं उस पर मिलती हुई और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स, ढेर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और इन सभी एक्शन के बीच बाजार की शुरुआत होने की तैयारी इस वक्त और मजबूत शुरुआत के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट बास्केट पर नजर रखेगा, ऑटो क्षेत्र पर नजर रखेगा क्योंकि 2 दिन के बाद ऑटो बिक्री के डेटा आपके सामने आ जाएंगे और सीजनलिटी फैक्टर के तौर पर मॉनसून से ठीक पहले और मॉनसून के साथ साथ ऑटो, ट्रैक्टर, ये सारे स्पेस हैं, एंसिलरी के स्पेस भी हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के नतीजे आए, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा दिखाएं जिसके चलते स्टॉक में मूवमेंट नजर आ सकते हैं। IRCTC और रेलवे काउंटर्स पर भी नजर रखें क्योंकि लगातार रेलवे स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन था ही और IRCTC पोस्ट गुड सेट ऑफ नंबर्स इंपैक्ट नजर आ सकता है। एक करार के चलते रेलवे इंफ्रा के लिए करार किया राइट्स ने और एक्सपेंशन बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स के चलते राइट्स पर भी नजर रखनी होगी। शुरुआत जो है पॉजिटिव
पॉजिटिविटी के साथ होती हुई। इसके अलावा कमिंस, वरुण बेवरेजेस जैसे काउंटर्स हैं, साथ ही मितानी, दीपक नाइट्राइट और अवंती फीड्स। रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखे अवंती फीड्स के, दीपक नाइट्राइट और मिधानी के, जिसके चलते फोकस में रहेंगे। न्यूज फ्लोज कमिंस और वरुण बेवरेजेस पर बिल्कुल नजर आएंगे। इस वक्त बाजार की शुरुआत होती हुई और शुरुआत काफी अच्छी, मंथली एक्सपायरी का दिन और मंथली एक्सपायरी के दिन शुरुआत हरे निशान के साथ। होप्स और उम्मीद यही लगाकर चलते हैं कि पूरी की पूरी एक्सपायरी का सेशन जो है इसी मजबूती के साथ क्लोज होता भी दिखे। 24,860 के लेवल से 100 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में इस वक्त शुरुआत 24,800 के पार शुरुआत हो चुकी। 55,500 को पार करते हुए 55,600 के पार बैंक निफ्टी करीब 210 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड्स दिखाते हुए करीब 400 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी मजबूती का रुझान बिल्कुल नजर आ रहा है। इंडिया विक्स को भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। स्पाइक्स जो हैं वो कम हुए थे कल, आज इंडिया विक्स की तस्वीर कैसी, इस पर नजर होनी चाहिए। मार्केट की ब्रेथ बुल्स के हक में इस वक्त क्लियरली नजर आ रही है। 1,411 एडवांसेस के सामने महज 330 डिक्लाइंस हैं। इंडिया विक्स भी इस वक्त स्पाइक्स जो है वो सेटल होते हुए और अब यहां से डाउन ट्रेंड्स, करीब 4.5% की कमजोरी, विच अगेन इज अ रिलीफ। कल के सत्र में भी इंडिया विक्स में हमने देखा था कि कूल ऑफ देखने को मिला था। कल भी कमजोरी थी, आज भी कमजोरी 17 के लेवल्स पर। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में कमजोरी और ज्यादा बढ़े और कंफर्ट लेवल्स जो फेयर इंडिकेटर के लिए होते हैं वहां पर पहुंचती हुई नजर आए। 24,800 के पार तो शुरुआत हमने की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस बाजार में मजबूती में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन इस वक्त नजर आएगा। IT का खेमा है जो कि बाजार संभाल रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से अच्छा खासा एक्शन है। टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में HDFC लाइफ और ग्रेसिम, कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर हल्का फुल्का एक्शन या टुवर्ड्स डाउनसाइड एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाजार का टेक्सचर जो है पॉजिटिवली इस वक्त रिएक्ट करता हुआ, काफी मजबूती के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट स्टील मेटल काउंटर्स हैं जिसकी चमक बड़ी है। JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स है जहां पर मजबूती है। IT पैक में अच्छा खासा एक्शन, लार्जर IT प्लेयर्स और छोटी मझौली IT कंपनियों में भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज। इस लिस्ट में विप्रो को जोड़िए, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा एक बार परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप IT कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए। ट्रेंड जिसका जिक्र हम कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर था, मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। परसिस्टेंट देखिए 1.5 से 2% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में भी देखेंगे तो ऑन द फेस ऑफ इट IT स्टॉक्स हैं। संवर्धना, मदरसन, नतीजे आने वाले, नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में मूव जो है वो पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहे हैं। मार्केट के हीट मैप की तरफ बढ़ते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल और NSE इंडिसेस ट्रैकर आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस वक्त लगभग सारे के सारे सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन। सबसे आगे IT सेक्टर, उसके ठीक साथ साथ मेटल पैक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड सेलेक्ट, ऑटो, फार्मा, एनर्जी और साथ ही मीडिया स्पेस में भी एक्शन है। 2 सेक्टर्स है जिन्होंने बैक सीट पकड़ी है आज, FMCG और रियल एस्टेट। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी मजबूती आए और कमजोरी में इनफैक्ट कौन से एंट्री अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। कंजम्पशन और रियल्टी के खेमे में मजबूती तो आती है, आज के सत्र में ब्रीदर जरूर लिया है। लेकिन बैंक निफ्टी के 12 में से 11 स्टॉक्स में मजबूती है। तो इन कंपैरिजन निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों ही एक साथ मजबूती की चाल चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर बाजार की शुरुआत के साथ साथ कौन से स्टॉक्स हैं ये जानेंगे ओपनिंग ट्रेड्स में। तो बढ़िया शुरुआत है और जैसी उम्मीद थी निफ्टी करीब 100 अंकों पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 350 अंकों के आसपास की तेजी है। ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन अच्छा और जैसा मानसी हाईलाइट करी थी कि इंडिया विक्स में एक साइजेबल गिरावट आज के सत्र में फिर से आई है, 4.5% नीचे है, 17 के आसपास का इंडिया विक्स है। IT मेटल का प्रदर्शन आज बढ़िया है और IT शेयर ही आज बाजार को असली दम देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस से टॉप गेनर 2% के आसपास की तेजी के साथ। लेकिन हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपको बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए। हरीश जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? अभिषेक जी, मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा आइरिस लाइफ साइंस। अगर आइरिस लाइफ साइंस की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम का चार्ट स्ट्रक्चर बनाया है और कल के सत्र में ऑल टाइम हाई का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। लग रहा है आइरिस लाइफ साइंस करंट लेवल से बहुत सही सेटअप बनाया हुआ है और तेजी के लिए तैयारी हो रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि आइरिस लाइफ साइंस बाय करना चाहिए 1760 के लिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1590 का। तो मुझे लग रहा है कि आइरिस लाइफ साइंस एक अच्छा
स्टॉक रहेगा इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग के लिए, दोनों पर्सपेक्टिव के लिए आज के सत्र में। दूसरा स्टॉक रहेगा, जैसे आपने बताया आईटी का, बिल्कुल आईटी में एक स्टॉक है जो एम्फोसिस। एम्फोसिस मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक अच्छा जी सेटअप बना हुआ है और इनवर्स चैनल फ्लो का पैटर्न भी फॉर्मेशन बनाया हुआ है। मुझे लगा एम्फोसिस में एक अच्छा तेजी देखने मिल सकती है। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओवर 2700 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2500 का। मुझे लग रहा है कि 2500 का स्टॉक के साथ बिल्कुल एम्फोसिस पे बाइंग हो सकती है आज। एम्फेसिस में बाइंग कर सकते हैं। 2575 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है और निफ्टी के जो गेंस रह गए हैं 80-90 पॉइंट के आसपास के रह गए हैं। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 100 पॉइंट का फॉल आया है। 195 अंक ऊपर आपको इस वक्त निफ्टी बैंक दिखेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले 300 अंक ऊपर था। अच्छा, कंजम्पशन वाले शेयर आज पार्टिसिपेट उतना कर नहीं रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर कमजोर है, हीरो मोटो कमजोर है, इसके अलावा नेस्ले, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटो, ये तमाम शेयर आपको कमजोरी वाला रुख दिखाते हुए आज के सत्र में दिखेंगे। लेकिन जरा किरण जी समझते हैं कि उनकी नजर कहां पर गई है। किरण जी, आपने क्या स्पॉट किया है अपनी ट्रेड के लिए? सो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में जिस तरह का ओपनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं जो कंसोलिडेशन वाले शेयर्स है वहां पे हमारा ध्यान है। सो वोल्टास के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो कि करीबन 15 दिन से एक नैरो रेंज के अंदर मूव कर रहा है। लेकिन हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है, 20 दिन की मूविंग एवरेज भी इंटैक्ट है, मोमेंटम इंडिकेटर भी कंटिन्यूस हाइट ऑफ हाई बॉटम पे है। तो मेरे हिसाब से वोल्टास के ऊपर आप ध्यान रखिए, 1260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए, 1240 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 1300 प्लस तक के टारगेट आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकता है। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से वोल्टास के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, वोल्टास पे जो है ऑफ कोर्स देखेंगे थोड़ी सी मोमेंटम ज़रूर आ रही है। थोड़े दिन पहले ही हम बात कर रहे थे इस प्ले के बारे में कि खास करके जो मॉनसून की अराइवल पहले आई है तो क्या एसी स्टॉक्स पे थोड़ी सेलिंग आ रही है। तो ऑफ कोर्स आज देख रहे हैं थोड़ी सी बाइंग देखने मिल रही है। टारगेट प्राइस 1300 का है। लेकिन मयूरेश, ऑटो पैक में ऑफ कोर्स जो है आप कह सकते हैं कि दो दिन में जो है सेल्स भी आने वाले हैं और ऑटो पैक में कुछ कंजम्पशन नेम्स हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर और मारुति टुवर्ड्स द जो है रेड साइड में है। यहाँ पे ऑटो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके फार्म इक्विपमेंट, टू व्हीलर्स का सेगमेंट। अगले 2 से 3 दिन में पता भी चल जाएगा कि किस तरह कंजम्पशन रूरल सेगमेंट की तरफ जा रहा है। टू व्हीलर्स सेगमेंट में भी क्या मोमेंटम रहता है। टीवीएस मोटर है और बजाज ऑटो दोनों हरे निशान में, इतना भी अच्छा मोमेंटम आया नहीं है। पर अगर टीवीएस मोटर में बात करें तो यहाँ पे टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में भी जो माफ़ करिएगा एक अच्छे मोमेंटम आ रही है, मार्केट शेयर गेन्स हो रही है। टीवीएस मोटर के स्टॉक में आपकी क्या राय रहेगी? जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो काफी डिसेंट रही है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। जो उनका ईवी का प्लेटफॉर्म है टू व्हीलर्स का, आई थिंक दैट इज गॉट वेरी वेल रिसीव्ड। प्राइसिंग में कंपटीशन से भी दिक्कतें होने के बावजूद आई थिंक इट इज परफॉर्मिंग रियली वेल। जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया वो एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स में फोरे कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मुझे लगता है जो EBITDA मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है ये काफी सराहनीय रहा है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन सब आर्ग्यू कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के पिछले 5 वर्षों के कंपैरिजन में काफी काफी हाई है टीवीएस मोटर्स के लिए। बट आई थिंक इफ दे आर एबल टू डिलीवर ऑन नंबर्स, मुझे लगता है जो प्रीमियम वैल्यूएशंस है ये शायद आप आर्ग्यू कर सकते हो कि जस्टिफाएबल है। तो जिनके पास है टीवीएस मोटर बिल्कुल बने। जी बिल्कुल, बजाज ऑटो पे जो बने रहने की राय है अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन नैटको फार्मा लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स था। किरण, यहाँ पे नंबर्स तो हमने पहले बताया था इनलाइन है, लेकिन जिस तरह फार्मा स्पेस में एक अच्छी मूवमेंट चल रही है खास करके एक्सपोर्ट को लेके, Q4 नंबर्स को लेके, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी 500 इंडेक्स में है। यहाँ से दूसरा लेग ऑफ रैली और जो है फॉलो ऑन बाइंग आ सकता है। किरण ज़रा बताएं, क्योंकि वॉल्यूम्स में तो स्ट्रेंथ लग रहा है और थोड़ी सी डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन भी देखने मिल रही है जहाँ तक मेरी ब्रोकर से बात हुई है। तो नैटको फार्मा में जो है आपकी क्या राय रहेगी? यहाँ पे लगता है कि स्टीम और बाकी है। करंट लेवल्स देखें तो लगभग 920-925 के लेवल्स के आसपास है ये स्टॉक। तो 950 से 1000 का जो ये आंकड़ा है ये हमें देखने मिल सकता है जल्द। ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली नैटको फार्मा काफी अच्छा पिक है आपका। करंट मार्केट प्राइस और बॉटम पैटर्न यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट कह सकते हो। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो कहीं ना कहीं नेटको फार्मा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है
वो आपका बन रहा है करीबन जो 800 के नीचे है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन 800 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 1100 तक की टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा पोजिशनल कॉल है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। नेटको को लॉन्ग करने की सलाह 905 के टारगेट के लिए। आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के दम पर कुछ कुछ स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए आपको दिखेंगे। दीपक नाइट्राइट में 2% की तेजी है, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये। इसके अलावा कमिंस के नतीजे कोई बहुत एक्साइटिंग तो नहीं आए थे, बट ये था कि हाँ, मुनाफा जो था वो अनुमान से बेहतर साइड पर आया था, गिरा था लेकिन बेहतर आया था अनुमान से। तो कमिंस में 2% के आसपास की तेजी है। मयूरेश जी, एक आपसे व्यू चाहिए जो कैपेक्स रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स वाले, क्या व्यू है आपका, और कोई पसंदीदा कोई शेयर है जहां पर आप फोकस करने की सलाह देंगे? मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक केपेक्स वाली थीम है पूरी, आई थिंक दैट शुड शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ रिवाइवल दो चीजों की वजह से। आई थिंक पिछले 3 या 4 तिमाहियों में जो एक स्लगिशनेस देखा गया था बिकॉज ऑफ इरेगुलर मानसून पिछले वर्ष, जो इलेक्शंस चल रहे थे, जो लिक्विडिटी की कमी थी, आई थिंक ऑल दीज 3 कंसर्न्स आर गेटिंग एड्रेस्ड। गवर्नमेंट केपेक्स बहुत अच्छी तरह से वेल एंड ट्रूली ऑन है। लिक्विडिटी इज नाउ एम्पल इनटू द सिस्टम। जैसे इन्फ्लेशनरी डेटा पॉइंट्स प्ले आउट हो सकते हैं, उम्मीद यही है कि जो रेट साइकिल है, इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट कट साइकिल है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, ये शायद सेकंड हाफ में और भी इवॉल्व हो। और इसलिए आई थिंक जो प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, हाउसिंग है, यहाँ पे आई थिंक जो एक स्थिरता बरकरार रह सकती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विंस, ये शायद अच्छी रह सकती है। दूसरा, आई थिंक मार्जिन्स ऑफ ऑल दीज ऑर्डर्स थोड़े रिलेटिवली बेटर रह सकते हैं, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एज कंपनीज एग्जीक्यूट वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक वो रिफ्लेक्ट होगा अर्निंग्स पे, और जैसे कोर अर्निंग्स में एक इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, शायद थोड़ी जस्टिफिकेशन हो जाए फॉरवर्ड मल्टीपल्स को देके इन टर्म्स ऑफ आउटलुक ओवर द नेक्स्ट 2 years, जो शायद ठीक ही रहे। तो मुझे लगता है आई थिंक विद इन द स्पेस L&T ये हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है, लीडरशिप स्टॉक है, लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया इंफ्रा जीडीपी ग्रोथ को मिरर करता है, एंड हमारे ओपिनियन में आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्टोरी टू प्रोबेबली प्ले इफ यू आर प्लेइंग इंडिया ग्रोथ एंड इंडिया। ठीक है, L&T पर बुलिश हैं। आज हल्की सी तेजी हालांकि L&T के शेयर में है, लेकिन बाजार के अगर आप को देखेंगे तो थोड़ी निराशा आपको जरूर होगी, क्योंकि निफ्टी करीब 125 अंक ऊपर चला गया था। अब जो तेजी रह गई है सिर्फ 50 अंकों के आसपास की रह गई है। प्रॉब्लम 2-3 है। देखिए क्या है ना कि अब ये अमेरिका से जो न्यूज़ आई, ये अमेरिका को ज़्यादा बेनिफिट करने वाली चीज़ है। जैसा कि हम कह रहे थे कि ऑलरेडी राहत तो ट्रंप ने दी हुई थी 90 दिनों की, इसके चलते बहुत उत्साह उसका बाजार में आ नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यूएशन थोड़े से हीट अप होते हुए दिख रहे हैं, और एफआईज का जो पार्टिसिपेशन जो होना चाहिए बाजार में वो गायब है। 40-50 अंकों की हल्की तेजी रह गई है। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक भी नीचे आया है, करीब 200 पॉइंट फिसल गया ऊपरी स्तरों से, और 90-100 अंकों के आसपास की तेजी पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। कंजम्पशन वाले शेयरों से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से आज निराशा हो रही है। आप देखेंगे नेस्ले कमज़ोर है, इसके अलावा कंज्यूमर फाइनेंस वाली कंपनीज भी कमज़ोर हैं। बजाज फिनसर में आप देखेंगे करीब कमज़ोरी दिख रही है, बजाज फाइनेंस कमज़ोर है, टाटा कंज्यूमर में आज कमज़ोरी है, और जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को जो दिशा देते हैं उनमें भी आप देखेंगे कि ऊपरी स्तर से धीरे धीरे थोड़ा क्रैक आ रहा है। रिलायंस को लेकर आइए, हल्के से गेंस बच गए हैं। HDFC बैंक को लेकर आइए, HDFC बैंक में थोड़ी सी तेज़ी आपको फिलहाल इस वक्त देखेगी, लगा कि नहीं यह आज संभालने का काम करेगा। ICICI बैंक और HDFC बैंक में डाइवर्जन साफ दिख रहा है। शुरुआत आज ICICI बैंक ने अच्छी की, लेकिन सारे के सारे गेंस फिलहाल गंवाते हुए दिख रहा है। एक शेयर जिस पर आपसे हरीश जी व्यू जानना चाहेंगे, मेटल में JSW स्टील का परफॉर्मेंस ठीक है, निश्चित तौर पर ये लीडर भी है, 95% के आसपास के रोलोवर्स हैं JSW स्टील में। क्या आप किसी की पोजीशन है उसको रोल करें, आप भी क्या यही सलाह देंगे JSW स्टील में, और किसी को नई तेजी करनी हो तो उसके लिए क्या सलाह होगी? बिल्कुल अभिषेक जी, अगर JSW स्टील के चार्ट स्ट्रक्चर में देखा जाए तो एक कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस ना, ऊपर के और रेजिस्टेंस जोन रहे कि 1045 के अराउंड, और नीचे का अगर देखते हैं तो 200 एवरेज का सपोर्ट जोन है 980 के अराउंड। तो ओवरऑल इसी रेंज में मूव हो रहा है स्टॉक प्राइस कुछ हफ्तों से। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो अभी भी तेजी बरकरार है, जिस तरीके से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो किसी के पास ऑलरेडी है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है फिलहाल के लिए, जिस मुझे लग रहा है कि जल्दी इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है, जिस तरीके से RSI नीचे लेवल से
बाउंस बैक कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हम लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस जल्दी ही ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस उन्हें ब्रेक करेगा। होल्ड करना चाहिए। किसी को फ्रेश लॉन्ग करनी है तो थोड़ा डिप्स में बाय कर सकते हैं, बिल्कुल 980 के अराउंड मिल सकता है, तो बेटर लेवल्स रहेगा अक्यूमुलेशन करने के लिए। मुझे लगा कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी में ही है और होल्ड करना चाहिए। अगर एक बार 1045 का लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि 1100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की ओर। JSW स्टील पर अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जाए। चार्ट्स जो हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव, फिलहाल 1016 के लेवल्स पर गिरावट में खरीदारी के मौके भी ढूंढने चाहिए, लेकिन बाजार में शुरुआत जो हुई थी वहां से ऊपरी स्तरों से कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है और ये वॉलेटाइल मूव्स आज एंटिसिपेटेड भी है। एक तो मंथली एक्सपायरी का दिन है इस वक्त, अगर आप देखेंगे शुरुआत जो मजबूती से हुई थी वहां से हम कमजोरी के साइंस दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं। बेंचमार्क्स में तो फिलहाल ऊपरी स्तरों से मार्केट हल्का हुआ ही है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पर नजर जरूर होनी चाहिए, बिकॉज लगातार 3 सेशन की गेनिंग स्ट्रिक मिड कैप में नजर आई थी और आज भी शुरुआत जो है वो पॉजिटिव होती हुई दिखी जरूर। स्मॉल कैप में 4th कॉन्जिक्यूटिव सेशन था कल, जब हमने मजबूती के साइंस, एक्शन पैक परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क्स देखे थे, और आज के सत्र में भी मिड कैप और स्मॉल कैप का खेमा जो है वो बाजार को ज्यादा संभालने का काम कर रहे हैं। सो आज कंपैरिजन बेंचमार्क्स वर्सेस ब्रॉडर मार्केट्स की होनी चाहिए, और ब्रॉडर मार्केट्स इस वक्त तो आगे खड़े हैं कंपैरिजन में, वहां पर मजबूती के साइन जरूर हैं। स्मॉल कैप में मिड कैप के भी मुकाबले अच्छा एक्शन देखने को मिला है। ट्रेंड के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। ट्रेंड में अच्छा खासा एक्शन, आज शुरुआत से ही जो तेजी थी ये तेजी लगातार बढ़ती हुई और इस वक्त एक शार्प स्पाइक के साथ ये स्टॉक 2% की तेजी पर ट्रेड करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर 5654 के लेवल्स। किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे रेंज वाइज अगर बात करें तो 5660, 5650 इस रेंज में कामकाज देखने को मिला है, लेकिन 52 वीक रेंज इसकी 8345 तक भी गई है। 5644 के लेवल से यहाँ कितनी मजबूती नजर आ रही है? एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर जिनकी है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? तो ट्रेंड की बात करें तो कहीं ना कहीं आज का हमारा मॉर्निंग कॉल भी था ट्रेंड में, 5640 का हमारा टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिनके पास है या तो जिन्होंने हमें सुबह सुन के खरीदा है तो उनको होल्ड रखना चाहिए। पिछले बार भी हमने देखा था कि 5640 5650 से एक करेक्शन आया था, लेकिन आज का जो मूव है मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। जहां मार्केट में नेगेटिवनेस देखने को मिल रही है वहां पे ट्रेंड आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है, तो ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। बी इन द स्टॉक्स, जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लीजिए। उन्होंने मॉर्निंग में 5520 के स्टॉप लॉस बताए थे, उसको अभी ट्रेल करके मुझे लग रहा है कि 5600 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखना चाहिए। और अगर ये 5600 ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में 5800 5900 तक की रैली आपको 1 से 2 दिन में दे सकता है। तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि ट्रेंड एक बार के लिए होल्ड रखना चाहिए। किरण जी की कॉल आज सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले उनके दिए टारगेट्स जो हैं वो अचीव होते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ से 5800 5900 के लेवल्स जो है वो नजर आते हैं। पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जाए और यहाँ से तेजी की चाल जो है बिल्कुल देखने को मिलेगी। ITI लिमिटेड के स्टॉक को एक बार देखना चाहिए। ITI लिमिटेड नतीजों से पहले, नंबर्स आने वाले थे उससे पहले हमने अपने रेडार पर स्टॉक को रखा था। जिस दिन नंबर्स आने वाले थे तब सर्किट लगी थी, नतीजों से ही पहले उस स्टॉक में नंबर्स काफ़ी दमदार आए। उसके ठीक बाद वन साइड अप मूव ITI लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में, और आज के सत्र में भी ये नंबर्स आने के बाद तीसरा दिन है, 6% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और पिछले 3 दिनों के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा के गेंस दिखा चुका है ITI लिमिटेड 359 के लेवल्स पर। हरीश, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, मजबूती है, क्या मजबूती कायम रहेगी? बिल्कुल मानसी जी, ITI के स्टॉक में देखा है तो एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया स्टॉक, उसके बाद हमें एक शानदार रैली देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रैली जो है कंटिन्यू हो सकता है और 400 तक मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ टाइम पीरियड में, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में। ओवरऑल लग रहा है कि अभी भी सेटअप तेजी का ही है, तो अगर किसी के पास ऑलरेडी लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करे और तो टाइम के लिए मुझे लग रहा है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 340 का, और 340 के स्टॉप और होल्ड करना चाहिए ऊपर की ओर। 400 तक मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर स्टॉक प्राइस जा सकता है। तो अगर फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑलमोस्ट 25% का गेन्स हो चुका है इस हफ्ते में के ऊपर, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मैं फ्रेश बाइंग अवॉइड करूंगा, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक प्राइस 340 के स्टॉक के साथ।
आपने फ्रेश बैंक का तो मौका ही नहीं दे रहा है ITI लिमिटेड, लेकिन अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट जरूर रखा जा सकता है। यहाँ से फर्दर अपसाइड जो है विजिबल नजर आती है। इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए और किरण जी आपसे एक राय जानना चाहेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, देश में फर्टिलाइजर की डिमांड सप्लाई की स्थिति को लेकर भी सरकार लगातार जायजा तो ले ही रही है और इक्विटी मार्केट्स की अगर बात करें, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक्शन नजर आ सकता है, ऑफ कोर्स बैक्ड बाय अ पॉजिटिव मॉनसून। लेकिन जहां जहां मौके मिले, क्या फर्टिलाइजर सेक्टर को एक्यूमुलेट करना चाहिए? आज के सत्र में भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कोई बड़ा एक्शन फिलहाल नहीं दिख रहा है, कैसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी माना जाए? उसके अंदर प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनीज है, वहां पे कहीं ना कहीं हमारा इतना बुलिश स्टांस नहीं है, लेकिन जो PSU फर्टिलाइजर लाइक SCF हो गया या तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी हो गई, इन दोनों के ऊपर हमें लग रहा है कि अपस्विंग आना चाहिए। नो डाउट इन दोनों के अंदर नीचे के लेवल से एक अच्छा अपस्विंग आ चुका है, बट स्टिल एट करंट मार्केट प्राइस दे आर फॉर्मिंग अ बुलिश पैटर्न एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो RCF के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस विद स्टॉप लॉस बिलो 140 and we can expect price target towards 170 180 for sure. So RCF looks very promising at current market price. GSFC is also similar pattern, एक अप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, 205 206 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर आया है और कहीं ना कहीं जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 195 के नीचे का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए एंड देयर आर चांसेस वी कैन एक्सपेक्ट price target of 230 250 in upcoming time. तो RCF and GSFC within the fertilizer sector हम काफी अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर्स पे जो है ज़रूर नज़र डालिएगा और हमने एक्वाकल्चर स्टॉक्स, ये दोनों ही सेगमेंट्स आपको पहले ही 9 के नवरत्न और उसके पहले शोज़ में आपको पहले बता दे, दोनों ही सेगमेंट्स आज बज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हरीश, एक सवाल है कैस्ट्रॉल को लेके। कैस्ट्रॉल का चार्ट देखिए, यहाँ पे ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन जो है पिछले एक महीने से 200-210 के लेवल पे देखने मिल रहे थे, लेकिन आज एक जंप देखिए, स्टॉक जो है और डेज हाई पे 6% ऊपर है और ऑफ कोर्स 2 मंथ हाई लेवल्स पे है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ फ्लो भी आ रही है जहाँ पे BP जो उनका एक बड़ा इन्वेस्टर है कैस्ट्रॉल का, वो इंटरेस्ट आ रहा है उनको रिलायंस, अपोलो और लोन स्टार से, जहाँ पे उनके लुब्रिकेंट बिजनेस की जो है खरीदारी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स BP ने थोड़ी स्टेक की जो है बिकवाली भी की और उसका जो MNC का खास पेशकश है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया देखिए एक अच्छा जंप आया, स्पाइक आया 5% का। हरीश, यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया पे इंपॉर्टेंट क्या चार्ट लेवल्स लग सकता है? अब यहाँ पे एक नए फेज ऑफ रैली आपको देखने मिल सकता है 240 से 300 का, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स एक री रेटिंग या वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है फंडामेंटली भी। तो यहाँ पे क्या लगता है? देखिए अभी ऊपर जाया जा रहा है, 6.5% ऑलमोस्ट ऊपर हो चुका है। तो चार्ट में अगर देखा है तो स्टॉक प्राइस आज के दिन अच्छा खासा गेन्स दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 6% वॉल्यूम के साथ है वो भी। तो जिस तरीके से स्टॉक प्राइस का बाउंस दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि एक्सटेंड हो सकता है और थोड़ा 240 लेवल तक हम लोग ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन है मेजर, तो वहां तक लेवल मुझे लग रहा है कि 240 तक स्टॉक प्राइस जंप हो सकता है। मेरे हिसाब से 240 एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर क्रॉस कर रहा है तब भी जाके एक बड़ा तेजी हो सकता है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि 240 के पास एक रेजिस्टेंस जोन है और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेस में सपोर्ट से 214 के अराउंड 214 इमीडिएट सपोर्ट जोन से, यार किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, जो कि 240 लेवल्स के मुझे प्राइजेस का टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 210 के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 6% की तेजी है, 219 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 240 तक ये जा सकता है, ये मानना है हमारे एक्सपर्ट्स का। कैस्ट्रॉल इंडिया मजबूती के साइंस और ये मजबूती इंटैक्ट रहने के पूरे आसार। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारे स्टूडियोज में एक छोटे ब्रेक के बाद कुणाल बोथरा वापस जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स को वो कैसे रीड कर रहे हैं। कुणाल, सबसे पहले तो कहाँ गए थे आप वेकेशन के लिए? गुड मॉर्निंग। मिडिल ईस्ट में था, काफ़ी अच्छा वेकेशन था, फैमिली वेकेशन ऑफ कोर्स, मच नीडेड। और अच्छा बात था कि टाइम किया उसको भी अच्छे से, क्योंकि इंडेक्स भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था लास्ट 10-15 डेज से, तो वो भी एक बेनिफिशियल था। लेकिन मॉनसून यहाँ बहुत अच्छा था पिछले हफ्ते। यस, आई मिस दैट बट ठीक है, लास्ट 2-3 दिन में हमने कवर कर लिया मॉनसून। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार को इस वक्त आप? स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर क्या है? तो आई थिंक इंटरेस्टिंग मार्केट है, बिकॉज आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी डे है, तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी हलचल सेकंड हाफ में शायद ज़्यादा रहेगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत इंटरेस्टिंग फेज हो सकता है मार्केट के लिए यहाँ से, बिकॉज काफ़ी ग्लोबल चार्ट्स जो है वो एक ब्रेकआउट के ऊपर वापस आ रहे हैं। डाउ जोन्स हमने देखा कि 43,000 के आसपास वापस मंडरा रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में भी, हमारे मार्केट में भी अच्छा मोमेंटम पिकअप हो सकता है।
एक्सपायरी डे एक्शन थोड़ी सी वॉलेटाइल चॉपी हो सकती है। एक फैक्टर जो इंडिया के लिए जो कंसर्न बनते हुए नज़र आ रहा था वो था इंडिया विक्स, बिकॉज कल हम ऑलमोस्ट 18.8 19 के आसपास इंडिया विक्स में आ गए थे। फिलहाल हम 17 के नीचे हैं। अगर इंडिया विक्स की डायरेक्शन डाउन हो जाती है तो ये एक सेकेंड बूस्टर फैक्टर होगा मार्केट्स के लिए, जो एक अपसाइड मोमेंटम या एक अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है मार्केट्स के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि छोटे मोटे जो डिप्स आ रहे हैं इंडेक्स में, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट 7-8 डेज में एक 200-250 पॉइंट का एक माइल्ड करेक्शन आया है। एक ग्रेजुअल करेक्टिव फेज है इंडेक्स में। 24,550 के आसपास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो अगर वो लेवल्स के आसपास निफ्टी स्पॉट पहुंचता है तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छी बाइंग की जा सकती है वहाँ पर। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये व्यू हो गया। निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में आ गया है। निफ्टी बैंक सपाट कारोबार कर रहा है और करीब 300 पॉइंट की तेजी गंवाई है। ये तेजी क्यों गंवाई है? जब मार्केट चेक कर रही थी मानसी तो वो बता रही थी कि नहीं, निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर हरे निशान में हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो 12 में से सिर्फ 5 शेयर रह गए हरे निशान में और कुछ कुछ बड़े बड़े शेयर जो हैं लाल निशान में आ गए हैं। आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के हम डाइवर्जन की बातचीत कर रहे थे, वो साफ साफ विजिबली दिख रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि एसबीआई का शेयर भी आपको कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो ये स्थिति है और निफ्टी में हार्डली 50-60 अंकों के आसपास के गेंस रह गए हैं। कुणाल, अगर आईटी में मान लीजिए अगर चूज करना हो, क्योंकि ये शायद थोड़ी सी थीम चल सकती है यहाँ से, आपके हिसाब से कहाँ पर फोकस होना चाहिए? मिड कैप आईटी की बातचीत हो रही थी कि एम्फेसिस, परसिस्टेंट वगैरह स्वीट स्पॉट में दिख रहे हैं। तो मेरे मन से कोफोर्ज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक बन सकता है अभिषेक, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक ये बहुत बढ़िया चार्ट रह चुका है। 2023-24 में भी एक फेज था जहाँ पे मिड कैप आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे और उस जोन में कोफोर्ज सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मर रह चुका था मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। लास्ट 2-3 मंथ्स में हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स में करेक्शन आया था, वापस एक बाउंस बैक आया है। तो उसमें कोफोर्ज के चार्ट्स अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। 8,500 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है कोफोर्ज में तो यहाँ से 300 से 400 पॉइंट की एक अच्छी मूव वापस देखने को मिल सकती है अपसाइड में। तो 8,800 और 9,000 का एक टारगेट रेंज रहेगा कोफोर्ज पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 8,400 का। ठीक है, 8,400 का स्टॉप लॉस होगा कोफोर्ज के लिए। 1.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बाजार देखिए थोड़ा सा फिर से फीका हो रहा है। 2 दिन तो हमने गिरावट देखी, परसों थोड़ी ज्यादा थी, कल थोड़ी कम थी और आज फिर से जो शुरुआती जो मूव्स थे उसको गंवाते हुए बाजार दिख रहे हैं। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जहां पर हम लगातार सस्टेन्ड बाइंग देख रहे हैं। सरकारी कंपनीज की बात करें, आईटीआई में लगातार तेजी है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की तेजी आईटीआई के शेयर में है। 360 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। 2 शेयर जो उतने कह सकते हैं कि वॉल्यूम नहीं आता है, आईएफसीआई और एमएमटीसी, आप उसमें भी देखेंगे कि 6 से 7% के आसपास के मूव्स आपको आज देखने को मिलेंगे। थोड़ी देर पहले हमने खैर प्राइवेट स्पेस की कंपनी है कैस्ट्रॉल, इसके बारे में चर्चा की। अच्छा मूव वहां भी है, 4% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। हरीश जी, आईटीआई 300 रुपए के ऊपर निकलने के बाद तो जैसे पंखे लग गए हो शेयर को, कहां तक जाएगा आईटीआई? अभिषेक जी, जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि आईटीआई का स्टॉक ब्रेकआउट दिया है हॉरिजॉन्टल पैटर्न का, तो चैनल पैटर्न का, मुझे लग रहा है कि आईटीआई में अभी भी मोमेंटम बरकरार हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसका रैली देख चुके हैं तो प्रीवियस फॉल का 50% रिट्रेसमेंट जो है ऑलमोस्ट 400 के अराउंड आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लास्ट 2 दिन में रैली देखने मिला है, थोड़ा वोलेटाइल भी देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। लेकिन अब इमीडिएट सपोर्ट में सपोर्ट देखा है तो 340 के अराउंड है। 340 के स्टॉक के साथ अभी भी किसी को बस होल्ड करना चाहिए आईटीआई को। ऊपर में जैसे हम बताया गया कि 400 तक मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल्स आईटीआई में 1-2 दिन में। आईटीआई को लेकर ये व्यू 400 रुपए के लेवल भी आ सकते हैं, होल्ड करने की सलाह है। जिन्होंने खरीदा है उनको 340 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5.5% के आसपास की तेजी यहां पर दिख रही है। प्रॉपर्टी स्टॉक्स की बात करें तो आज आपको प्रेस्टीज का शेयर ऊपर जरूर दिखेगा, करीब 2-2.5% के मूव्स हैं। लेकिन बाकी अगर स्टॉक्स की बात करें तो दिग्गजों में भी तेजी है। डीएलएफ का शेयर भी चल रहा है और अगर आप 1 महीने की अवधि में अगर तुलना करेंगे तो मैक्रोटेक हो गया या फिर डीएलएफ हो गया, इन दोनों का जो प्रदर्शन है प्रेस्टीज से अच्छा दिखेगा। प्रेस्टीज ने दरअसल मुंबई में 4 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और उसके बाद शेयर में तेजी बनी है। हरीश जी, रियल एस्टेट पैक में
मैक्रोटेक के साथ जाएंगे या फिर प्रेस्टीज आज मूव दे रहा है तो थोड़ा सा आपको लगता है कि मोमेंटम वहां बिल्ड हो सकता है? अगर आज के लिए स्पेसिफिक की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि प्रेस्टीज एक अच्छा काउंटर रहेगा। देखिए जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन बना हुआ था और एक इनवर्स एच शोल्डर का पैटर्न भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक प्रेस्टीज में अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है शॉर्ट टर्म में। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 1650 तक का लेवल हम लोग देखने मिल सकते हैं प्रेस्टीज में। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, सपोर्ट्स 1450 के अराउंड है, तो 1450 के आसपास सपोर्ट्स है। इसी के सपोर्ट के साथ स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं, अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड करना चाहिए। ऊपर 1650 से 1660 के लेवल्स के लिए मुझे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कुछ शॉर्ट टर्म में प्रेस्टीज एस्टेट्स में। एस्टेट पर ये एक नजरिया बनता हुआ, रियल एस्टेट बकेट में प्रेस्टीज एस्टेट पर ये राय बनती हुई दिख रही है। लेकिन कुणाल, व्हाट्स हैपनिंग विथ ट्रेंड? स्टॉक में बढ़िया अप मूव है, अच्छा खासा एक्शन है और ये तेजी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5680 के लेवल्स पर इस वक्त 2.25% की तेजी है और नज़रें इस स्टॉक से हट ही नहीं रही हैं, बिकॉज फंडामेंटली भी अगर देखेंगे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं। एक्सपेक्टेशंस थी कि गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स अलग तरीके से एनालिसिस ज़रूर किए हमने, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें ऑन अ कैगर बेसिस, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल से कंपनी दे रही है। तो आई थिंक चार्ट रेडी है ब्रेकआउट के लिए, मेरा ऐसा मानना है मानसी, बिकॉज बहुत बार हमने देखा है कि स्टॉक 5700 के आसपास आके अटक जाता है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोमेंटम स्लिप हो जाता है बार बार ट्रेंड में। बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज जो पुल बैक आया था स्टॉक में वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पुल बैक्स, तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक इस बार ब्रेकआउट दे दे इस 5700 5750 रेंज का या रेजिस्टेंस का। बट और अपसाइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो स्टॉक बहुत ही बड़े अपमूव के लिए शायद रेडी हो सकता है, जहाँ पे पॉसिबल है कि स्टॉक 6200 6500 तो करीबन 700 से 1000 पॉइंट का एक अपमूव भी आ सकता है पोटेंशियली ट्रेंड में। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो एंटिसिपेट करना चाहते हैं, जनरली आई थिंक एक 100 पॉइंट का ब्रेकआउट और बाकी है ट्रेंड के लिए। 5750 के लेवल्स को अगर ये क्रॉस कर दे तो मेरे अनुमान से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव बन सकता है स्टॉक में। ओके, सो यहाँ से 1000 रुपये और तेज़ी देख सकता है ट्रेंड का स्टॉक। मजबूती कायम रहने के पूरे आसार 5681 के लेवल से 1000 पॉइंट्स के गेंस भी नज़र आ सकते हैं। लेकिन शिप बिल्डिंग स्पेस पर नज़र होनी चाहिए। डिफेंस स्टॉक्स में आज कोई खास एक्शन नहीं, लेकिन शिप बिल्डिंग में मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड के चार्ट्स को एक बार देखते हैं। कुणाल, अच्छा एक्शन, हालांकि मजगांव डॉक में एक्शन बिल्ट होकर फ्रिजल आउट हुए गेंस, लेकिन कोचिन शिपयार्ड में तेज़ी ऑलमोस्ट 1.5% की है 1980 के लेवल्स पर। शिप बिल्डिंग स्पेस डिफेंस का खेमा आपको कैसा लगता है? तो इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट मैंने काफ़ी हमने डीप रिसर्च किया है इन स्टॉक्स में। जब हम देख रहे थे कि डिफेंस स्टॉक्स पे ओवरऑल किस तरह से मूव आ रहा था, उस लिहाज से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे जो शिप बिल्डर्स स्टॉक्स है उसमें अभी भी एक बहुत अच्छा अप मूव बाकी है। बिकॉज जो इनिशियल मूव स्टार्ट हुआ था वो मैजगांव डॉक था जो आउट परफॉर्म किया था, उसके बाद में काफ़ी सारे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, GRSE, ये सारे स्टॉक्स ग्रेजुअली मूव अप कर रहे थे। अब हालांकि स्टांस पूरा चेंज हो गया है, GRSE एक बहुत ही हाई मोमेंटम जोन पे है, कोचिन शिपयार्ड एक मिड जोन पे है और मैजगांव डॉक जो है वो एक कंफर्टेबल स्लो ग्रेजुअल अप ट्रेंड पे चल रहा है। तो जो बीटा नेचर है स्टॉक्स का, जो आउट परफॉर्मेंस है वो पूरा चेंज हो चुका है लास्ट 3 मंथ्स के कंपैरिजन में। तो ये जनरली इंडिकेट होता है कि स्टॉक या सेक्टर्स की जो अप मूव है वो अभी भी इंटैक्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि मैजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड यहाँ से अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं चार्ट्स पर, तो यहाँ से भी खरीदारी की जानी चाहिए। ठीक है, इन शेयरों में डिफेंस में आपके लिए कहाँ पर मौके बन रहे हैं वो आपको कुणाल जी ने हाईलाइट करके बताया है। RBL बैंक हम देख रहे थे कि 200 रुपये के ऊपर टिक तो रहा था, लेकिन आज शुरुआत अच्छी करने के बाद ये शेयर भी नीचे आ रहा है। 208 रुपये के आसपास के प्राइसेस आपको दिखेंगे, हल्की सी तेजी फिलहाल इस शेयर में है। हरीश जी, RBL बैंक को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसमें जिसकी तेजी की पोजीशन है बनाए रखें या फिर एग्जिट लेके कहीं और फोकस करें? क्योंकि मैं रोलओवर भी चेक कर रहा था इसकी, कोई खास रोलओवर है नहीं है RBL बैंक के, 60% के आसपास के रोलओवर फिलहाल हैं।
अभिषेक जी, आरबीएल बैंक देखिए ग्रेजुअली नीचे लेवल से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है और कोई भी ऐसा वीकनेस तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन जरूर है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में हो जाता है टाइम वाइज, बाद में फिर से एक बार रैली पिकअप कर रहा है। तो फिलहाल के लिए जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक प्राइस, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले एक गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं हम लोग टेक्निकल्स में, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो वो फॉर्मेशन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन में है फिलहाल के लिए। तो ऊपर की ओर 220 के अराउंड एक रेजिस्टेंस होने, अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ी तेजी के लिए तैयारी हो सकती है। ऑलरेडी किसी के पास है तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करना चाहिए स्टॉक पर। और नीचे लेवल्स पे सपोर्ट्स की बात करते हैं, इमीडिएट बेस में 200 के करीबन स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 200 के ऊपर जब तक टिका हुआ है स्टॉक प्राइस कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो मैं होल्ड की राय दूंगा फिलहाल के लिए ऊपर के लिए थोड़ा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि ये टर्न अराउंड हो सकता है स्टॉक। ठीक है, आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल जी, एक राय जरा आपसे हमें इटर्नल पर चाहिए, जोमेटो पर चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 3-4 महीने में कि बार बार आके 225 से 30 वाली रेंज में शेयर सपोर्ट लेता है और वहां से फिर चलने की कोशिश करता है। हालांकि 2-3 सत्र की छोटी छोटी गिरावट आई है, लेकिन आज 1% के आसपास के मूव्स हैं। क्या आपको लगता है कि यहां से भी एक रिवर्सल दिखाने के लिए तैयार है इटर्नल? तो मेरे मन से एक बहुत अच्छा रेंज है ये 25-30 पॉइंट्स का। 225 का सपोर्ट है, 245-50 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी 3 बार इस रेंज को रिस्पेक्ट किया है। तो जनरली हम कहते हैं कि अगर एक कंसोलिडेटिव बैंड या रेंज मिल जाता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग की जानी चाहिए, बिकॉज जनरली स्टॉक उस रेंज को रिस्पेक्ट कर जाता है। तो 225 के आसपास मेरे अनुमान से एक अच्छा बाइंग लेवल बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव बन सकता है। 220 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं स्टॉक पर क्लोजिंग बेसिस पे, और 245 से 250 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टारगेट रख सकते हैं इटर्नल पर। इटर्नल में भी मजबूती 1.25% की, और स्विगी में भी अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक्स पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन मार्केट पर भी फोकस होना चाहिए। और इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर से बाजार में कमजोरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स दिखाते हुए 55,400 के लेवल, शुरुआत 55,500 के पार हुई थी और अब इस वक्त अगर आप देखेंगे 55,400 के इर्द गिर्द ऊपरी स्तरों से कमजोरी गहराती हुई इस वक्त नजर आ रही है। निफ्टी में 100 अंकों की बिकवाली, ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे बिकवाली का दबाव ब्रॉडर मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मिड कैप में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के गेन्स लूज कर चुके हैं। आईटी, मेटल, ऑटो, फार्मा और एनर्जी बास्केट में अब भी तेजी का रुझान है, लेकिन एफएमसीजी, रियल एस्टेट एंड पीएसयू बैंक ने कमजोरी इस वक्त देखी है। लेकिन आइए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको बताते हैं। पिछले कुछ वक्त से मल्टीनेशनल कंपनियों की भारत में बिक्री बढ़ी है, और इनफैक्ट कुणाल अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो भारत के लिए कन्विक्शन अब देख रही हैं। एंड इट्स इन इटसेल्फ अ डेवलपमेंटल मूव। हालांकि आप जब छुट्टी पर थे, एक और डेवलपमेंटल मूव ये था कि भारत ने इकोनॉमी के लिहाज से चौथे पायदान पर अपनी जगह बना ली है। यस, आई सॉ दैट। मतलब ऑफ कोर्स देश से बाहर थे बट देश से कनेक्टेड ऑफ कोर्स रहेंगे। मैंने देखा कि आई थिंक काफ़ी अच्छा, फोर्थ आई थिंक वी बिकम द लार्जेस्ट मार्केट कैप इकोनॉमी, सो आई थिंक ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू द कंट्री। बट ये एक इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट जो 3-4 साल से हम अप्रूव देख रहे हैं हमारे मार्केट्स में, हमारी इकोनॉमी में, वो एक सस्टेनेबल पाथ है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि आने वाले 3 से 5 साल, 10 साल, 20 साल, हो सकता है कि और भी ज़्यादा लंबी अवधि के लिए आई थिंक ये जो पाथ है और जो ट्रजेक्टरी है ये मेंटेन हो सकती है मार्केट्स के लिए। एब्सोल्युटली। सो अंडरटोन बुलिश है और कन्विक्शन लगातार बढ़ता हुआ। तो जहां मल्टीनेशनल कंपनियों की भारत में बिक्री बढ़ी है, अब तक कितनी कंपनियों ने यहां से एग्जिट किया है और कितनी कंपनियों ने रुपए निकाले, और साथ ही कौन सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिन्होंने बिक्री बढ़ाई है, इस पर खास रिसर्च लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी शरद। बताइए आज आपकी रिसर्च में क्या है खास? तो बिल्कुल आप देखेंगे कि एमएनसीज जिनका इंडियन नाम से, उनके वैल्यूएशन ज़्यादा है। वैल्यूएशंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भारत में ग्रोथ देखने मिल रहा है, इसलिए ये कमांड करता है प्रीमियम। तो यहाँ पे ऑफकोर्स एमएनसीज को लगता है कि जब एग्जिट्स होगी तो एक प्रीमियम वैल्यूएशंस पे होगी, और ये डेफिनेशन आईपीओ पे भी जो है लागू है और सेकेंडरी मार्केट में भी। लेकिन सबसे रीसेंट जो स्टेक्स बिकवाली हो रही है उस पर जो है फोकस करते हैं। आईटीसी पे बात करें, बड़े इन्वेस्टर बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने लगभग 13,000 करोड़ की बिकवाली की हाल ही में। 2.7% स्टेक था नज़र में। भारतीय एयरटेल के प्रमोटर के सिंगटेल आर्म ने भी जो है पेस्टल 13,000 करोड़ की जो बिकवाली की है, लगभग 1.2% स्टेक का। वर्लपूल यहाँ पे बात करें तो पेरेंट कंपनी ने 25% की स्टेक की बिकवाली की है, 4,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा था। और हुंडई की बात करें तो उनके पेरेंट कंपनी ने जो है
आप कह सकते हैं OFS के जरिए 17.5% स्टेक की बिकवाली की, लगभग 28,000 करोड़ रुपए का। तो आप देख सकते हैं MNCs भारत के जो है हाई प्रीमियम मार्केट में किस तरह जो है एग्जिट्स ले रहे हैं और यहाँ से जो है पैसे जो है निकाल रहे हैं। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं। कैस्ट्रॉल की बात करें तो स्पेकुलेशंस है कि BP पूरी तरह से जो है लुब्रिकेंट बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर सकती है और बहुत सारे जो है डोमेस्टिक और फॉरेन बायर्स जो कैस्ट्रॉल के बिजनेस को लेके उस पर नज़र है। BP की भी स्टेक सेल हुई है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो अलायंस जो है एग्जिट करना चाहता है JV 26% स्टेक का। ये अनाउंसमेंट आ चुका है पब्लिक डोमेन में और लगभग 24,180 करोड़ का ये हिस्सा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरह MNCs को वैल्यूएशन प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पे एग्जिट करते हुए। लेकिन एग्जिट सिर्फ आप सेकेंडरी मार्केट में नहीं है, IPO में भी LG इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी इंडिया नाम को लिस्ट कर सकते हैं। 11,000 से 13,000 जुटाने का ये प्लान हो सकता है। ये तो MNCs की बात हमने कर ली, लेकिन FIs भी बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 3 साल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा बिकवाली कहाँ पे हुई है? इंडसइंड बैंक। यहाँ पे ऑफकोर्स स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शंस भी आ रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऑडिट्स चल रहे हैं, मैनेजमेंट एग्जिट्स आ रही हैं। और अब देखिए FIs भी सबसे ज़्यादा बिकवाली की निफ्टी में 17% स्टेक बेच दिया है। टेक महिंद्रा, ट्रेंट, यहाँ पे भी देखिए 8 से 11% तक अपनी होल्डिंग पिछले 3 साल में FIs ने गिराई है। कोटक महिंद्रा का भी स्टेक जो है 40% से घट के ऑलमोस्ट 33% हो गया है FIs का। लेकिन चलिए थोड़ा MNC इंडेक्स की परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। एक MNC इंडेक्स भी होता है जो हम ट्रैक करते हैं। 30 कंपनीज रहती हैं और इस सारे इंडेक्स में जो है 50% या उससे ज़्यादा की फॉरेन ओनरशिप वाली कंपनीज रहती है। और आप देखिए जो टॉप गेनर्स है आपके सामने, हिताची एनर्जी, इसके अलावा सुवेन फार्मा, कोहेंस लाइफ साइंस अब नया नाम हो गया है। यूनाइटेड स्पिरिट, क्रिस्टल और अबाउट में भी देखिए 17 से लेकर 28% का एक साल में आपको गेन देखने मिल रहा है। अब लूजर्स क्या है? लूजर्स का एक इंपॉर्टेंट थीम आ रहा है और वो है कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। यहाँ पे देखिए वैल्यूएशंस बहुत हैवी थे, लेकिन सेलिंग देखने मिली है। ABB, हनीवेल ऑटोमेशन, SKF, टिमकेन इंडिया और कमिंस इंडिया, जहाँ पे 22 से लेकर 27% तक का गिरावट देखने मिला है। तो ये ओवरऑल MNC का पिक्चर है और क्यों इंडिया इतना अट्रैक्टिव है जहाँ पे MNCs एग्जिट ले रहे हैं, इसके भी हमने आपको पूरे रीजंस बताए। ठीक है, ये MNC पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च ये शरद लेकर आए हैं कि कहाँ कहाँ पर हिस्सेदारी घट रही है। और ये आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल फिलहाल हमने बाजार में देखा है कि ब्लॉक डील की बहार रही है। बैक टू बैक कई सारी कंपनीज को लेकर ब्लॉक डील आई हैं। इंटरग्लोब एविएशन की ब्लॉक डील आई, गंगवाल फैमिली ने अपना स्टेक ट्रिम किया। उसके बाद कल ITC में हमने देखा कि जो बड़ा निवेशक है BAT, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, उन्होंने अपने स्टेक को ट्रिम करके करीब करीब 23-23% कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, बाजार तो वैसे थोड़ा सुस्त है, एक रेंज में ही है, शुरुआती गेंस गंवाकर थोड़ा लैकलस्टर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऑप्शंस में आपको जरा हम कमाई करवा देते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में क्या ट्रेड सुझाएंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी। देखिए, खरीदारी पर फोकस है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ये स्टॉक है जो रडार पर आया है। यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें, अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट पुलअप कर पाए तो काफी अच्छा है। ग्राउंडिंग बॉटम यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है और जिसका नेकलाइन का जो रेजिस्टेंस है वो 685 के आसपास है। बट करंट लेवल से स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें 685 के ऊपर एक काउंटर निकलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जून सीरीज के लिहाज से स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। जून सीरीज का ही 680 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी 16 रुपए पे। और इस पर्टिकुलर ऑप्शन की अगर हम लेवल की बात करें तो टारगेट 27 रुपए के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस रखना होगा 10.5 का। इसका जो लॉट साइज है वो है 750 का इन टर्म ऑफ रुपीज। अप्रोक्सीमेट पर लॉट जो रिस्क है वो 4500 का है एंड अप्रोक्स रिवॉर्ड पर लॉट यहाँ पे 8200 की बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में हम जून सीरीज के लिहाज से 685 690 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 680 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, बढ़िया है। लाइफ इंश्योरेंस शेयरों में मोमेंटम है। आज ICICI प्रूडेंशियल में आप तेजी भी देख रहे हैं। 680 वाली कॉल खरीदनी है 16 रुपए के भाव पर। स्टॉप लॉस इसमें होगा 10 साढ़े 10 रुपए का और लक्ष्य लगा के चलना है
26 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 8,200, अधिकतम नुकसान 4,500 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये ठीक ठाक है और ये बजिंग सेक्टर है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत थोड़ी वीक जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद मोमेंटम बहुत अच्छे से पकड़ा है आईसीसी प्रूडेंशियल ने, और उसी पर ऑप्शंस की स्ट्रेटजी आपके लिए। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद हम 10 का बाजार की शुरुआत करेंगे और शुरुआत होगी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ।